इंटेल पीछे रह गई, एनवीडिया बहुत आगे निकल गई। बॉक्सेस बनते हैं, कौन सा बॉक्स अगले 20-30 साल रहेगा? एआई को समझने के लिए सबसे अच्छा टूल है एआई। क्या मॉडल्स भी उस तरह इवॉल्व करेंगे कि एकदम लोकलाइज स्मॉल लैंग्वेज मॉडल। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे बहुत ही अच्छे मित्र अभिषेक मोदी हमारे साथ हैं। हमारी ऑफिस में हैं, शनिवार है और इनको मैं अब करीब 2-3 साल से जानता हूं। हमारी पहली मुलाकात क्रिकेट में हुई थी। सिंगापुर में आईआईटी का एक ऑर्गेनाइजेशन है, कभी कभी क्रिकेट फुटबॉल कुछ कुछ हम करते हैं। तो हमारे आईआईटी बीएचयू के जूनियर हैं। 2011 मटेरियल साइंस में इंजीनियरिंग करी, फिर कुछ कंपनियों के लिए कंसल्टिंग करी, फिर ये कुछ दुनिया के भ्रमण में निकले थे एक जहाज पे जिसका नाम था स्टार्टअप्स एट द सी, सेमेस्टर एट द सी। कुछ 14-15 देशों में घूमे, कंसल्टिंग करी, फिर एक स्टार्टअप किया, पैसे खत्म हो गए, फिर इन्होंने गूगल ज्वाइन किया। इनसे एक और इंटरेस्टिंग रिश्ता हमारा ये है कि जब बॉम्बे में बाढ़ आई थी 26 जुलाई 2005, तब ये भी वहां थे, हम भी वहां थे। तो अभी जब चर्चा हो रही थी, ये बाढ़ों के बारे में बहुत बात कर रहे थे कि काफी बाढ़ में फंस चुके हैं, इंक्लूडिंग वॉशिंगटन। तो बाढ़ से ही शुरू करते हैं कि आपका जो गूगल का रिश्ता शुरू हुआ, बाढ़ को लेके आपने काफी काम किया है, वहां से शुरू करेंगे। उसके बाद इस वीडियो की मेन मुद्दा जो है वो है एआई को हम लोगों को कैसे समझना चाहिए, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में एआई को कैसे यूज कर सकते हैं। ये एकदम साधारण ढंग से एआई हमें समझाएंगे कि एक आम इंसान कैसे समझे। तो बाढ़ से शुरू करेंगे। नहीं, थैंक यू। एक तो मैं आपके सारे वीडियोस देखता हूं, तो आई एम ऑनर्ड टू बी हियर, तो थैंक यू सो मच। बाढ़ से मेरा काफी पुराना रिश्ता है। मैं छोटा था 7th स्टैंडर्ड में, जमशेदपुर में स्वर्ण रेखा नदी है, उसके किनारे कॉलोनी थी बहुत शानदार, और वहाँ पे बाढ़ सुबह सुबह मैंने पानी भरते हुए देखा था। तब समझ नहीं आती कि बाढ़ क्या होता है जी। तो 2 रातें छत पे बिताई थी, सारी गाड़ियाँ खराब हो गई थी। तो वो पहला बाढ़ से इंटरेक्शन था। फिर उसके बाद मैं बॉम्बे शिफ्ट हो गया था कुछ सालों बाद, आईआईटी की कोचिंग जाता था। तो मुझे याद है मैं लोकल ट्रेन से जा रहा था कोचिंग में, और बहुत तेज़ बारिश आ रही थी। फिर कोचिंग में गया, फिर टीचर ने बोला कि आप चले जाओ, बाढ़ आ गई है। तो मेरा बॉम्बे में तो नदी नहीं है, क्योंकि मेरे दिमाग में तो नदी से बाढ़ आता है। तो ये बाढ़ कहाँ से आया? तो अर्बन फ्लडिंग मैंने पहली बार सुनी, एक्सपीरियंस किया। और मुझे याद है वो हाथ पकड़ पकड़ के हम, क्योंकि नवी मुंबई में वाशी करके शहर, वहाँ से मुझे पनवेल जाना था। तो अब रास्ते में, अब मुझे आज भी तैरना नहीं आता है। जो मैं 2-3 बार फ्लड में डूब चुका हूँ, फ्लडिंग प्रोजेक्ट्स पे काम किए, तैरना नहीं आता। पर जैसे तैसे आधे रास्ते किसी दोस्त के घर पहुंचा, जैसे तैसे इन्फॉर्मेशन घर पहुंचाया। मेरे पापा ऑफिस में फंसे हुए थे, मम्मी घर पे थी, मैं किसी और शहर में था, पूरा बॉम्बे वैसे ही था। तो तब से बाढ़ से मेरी रुचि रही है कि क्या होता है, कैसे होता है। गूगल मैंने 2014 में ज्वाइन किया था। मैं उस टाइम IIHT में काम करता था। फिर मैं सिंगापुर मूव हुआ, तब मैंने स्टार्ट किया प्रोजेक्ट टीम्स के साथ काम करना। ठीक है। उस समय आई वॉज इंचार्ज फॉर गूगल न्यूज़। पर धीरे धीरे एआई की बातें शुरू हो गई थी। अच्छा। ये एक इंटरेस्टिंग दौर है जब एआई कॉमन टर्म नहीं था। मुझे याद है एक बहुत फनी स्टोरी है, सुंदर पिचाई इंडिया आए थे। अच्छा। उन्होंने बोला कि वी आर इन्वेस्टिंग हेविली इन एआई। एक मेजर पब्लिकेशन ने अगले दिन न्यूज छापा कि गूगल इज इन्वेस्टिंग इन एयर इंडिया। तो ये उस समय, एंड आई डोंट वांट टू नेम देम, बट बहुत बड़ी पब्लिकेशन थी। एआई एयर इंडिया, एआई से एयर इंडिया हो गया था। तो उस समय लगा ये बहुत इंटरेस्टिंग काम हो रहा। तो एक साइंटिस्ट थे इजराइल में, वो इंडिया आ रहे थे। उन्होंने बोला कि वी कैन सॉल्व समथिंग फॉर फ्लड्स। अच्छा, बाढ़ का प्रॉब्लम। उन्होंने पीएचडी इसी टॉपिक पे की थी। अच्छा। एंड ही जॉइंड गूगल ऑन द कंडीशन कि मैं फ्लड्स पे ही काम करूंगा। क्या बात। उस समय नया उस समय क्लाइमेट पे बहुत ज्यादा रिसर्च थोड़ा बहुत मतलब हमेशा से हो रहा था, बट एआई से रिलेटेड इतना नहीं हो रहा था। और अब जनरली अगर आप देखोगे क्लाइमेट पे जितना भी रिसर्च हुआ है वो बहुत सारे ओल्ड फिजिक्स मॉडल्स पे बेस्ड है, और उसमें या तो बहुत कंप्यूट चाहिए होता है, या उसमें ईयर ऑन ईयर इंप्रूवमेंट्स हुए नहीं है, उनकी एफिशिएंसी में, डिटेक्शन में इंप्रूवमेंट्स हुए नहीं। तो उसने बोला कैन वी यूज एआई टू सॉल्व इट। तो वो खुद आता था, पटना जाता था, हम बिहार सरकार को समझा रहे थे कि हम कैसे एआई से फ्लड प्रिडिक्ट करेंगे। तो आप ये सोच सकते हो कितनी कॉम्प्लिकेटेड बात रही होगी कि हम एक टूल टेक्नोलॉजी होगा जिसमें वो बोले हमें तो अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं, ये क्या है। तो वैसे से प्रोजेक्ट चलाइए। अब तो करीब 100 कंट्रीज में स्केल्ड है। इट्स वन ऑफ
आज 2-3 साल से हर व्यक्ति एआई के बारे में बात कर रहा है. दिस इज व्हेन एआई वाज नॉट कॉमन. क्या बात. एंड दिस इज एक्चुअली वन ऑफ द मोस्ट लाइफ सेविंग प्रोजेक्ट्स गूगल हैज इम्प्लीमेंटेड, जो मुझे आई थिंक लकीली काम करने का मौका मिला टीम के साथ. एंड इसमें बहुत मतलब मैं अगर आपको सिंपल तरीके से समझाऊं, हाँ बताओ. अगर आपको किसी भी पॉइंट में बाढ़ प्रिडिक्ट करना है, ठीक है. तो 2 चीजें चाहिए. एक तो ऊपर से कितना पानी नीचे आ रहा है, क्योंकि वहाँ बर्फ पिघल रहे हैं हिमालय में, बीच में बारिश हो रही है शहरों में, टेरेन है, पानी सॉइल में अब्जॉर्ब हो रहा है, बैरियर्स लोग बना देते हैं, अलग अलग चीज़ें से रिवर फ्लो होकर आ रहा है. तो एक पॉइंट में आपको चाहिए पानी कितना है. ठीक तो है. ये प्रिडिक्शन करना पड़ता है पहले. इसको बोलते हैं हाइड्रोलॉजिकल मॉडल. ठीक है. कि बताओ पानी का, पानी ठीक है, कितना आ रहा है, कितनी मात्रा. ठीक हाँ. है. दूसरा आपको पता होना चाहिए कि वहां पे टेरेन कैसा है, ऊंच नीच, क्या ऊंच नीचा नीच, है, क्या हाँ, ऊंचा क्योंकि है. पानी निकल जाएगा, पानी Yes. फंस जाएगा, ये इतना वॉल्यूम आएगा तो इस टेरेन में पानी ओवरफ्लो करेगा, हाँ. गांव में जाएगा, शहरों में जाएगा. हाँ. तो ये जो दोनों चीजें हैं, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगाया गया. हाँ. इसमें हमने सरकार के साथ बहुत काम किया कि अगर आप हमें हिस्टोरिकल डेटा दे सकते हैं कि ऊपर अपस्ट्रीम पानी कितना है, कब है, कैसा है, उसका डाउनस्ट्रीम इंपैक्ट क्या होता है, उनके अपने मेजरमेंट टेक्निक्स से हमने एआई लगा के उसको काफी इंप्रूव किया. तो वी कुड प्रेडिक्ट 2 दिन, 1 दिन, किसी किसी केसेस में 7 दिन तक कहां पे कितना पानी आएगा. सो एक ये मेजर इंप्रूवमेंट हुआ. दूसरा इंप्रूवमेंट हुआ कि जो टेरेन होता है, हाँ. इसको मैप करना बहुत दिक्कत होता है. यस. नदियां रुख बदलती हैं. हम्म. आज बहुत सारे जो करंट मॉडल्स हैं वो 10 साल पुराना फोटो देख के प्रेडिक्ट करते, तो नदी तो आप वहां रही नहीं, तो आपका बाढ़ का प्रेडिक्शन ही गलत हो गया. तो क्योंकि गूगल के पास बहुत सारी सैटेलाइट इमेजरी है, गूगल मैप्स है, इन्होंने वो तो पूरा हाँ, प्रोग्रेशन उसके देख सकते process हैं, करके बदल रही है. हाँ. डिजिटल एलिवेशन मैप की हर जगह पे कितनी हाइट है, ये एक मैप बनाया. हाँ. इसमें भी बहुत इमेजरी एआई का यूज हुआ कि बहुत जगह पे जंगल है, ट्रीज हैं, कहाँ पे एलिवेशन कैसे आप मेजर करोगे, पानी कैसे फ्लो करेगा, इन दोनों चीजों को मिक्स कर रहे. तो जो सेकंड वाला पार्ट था, पहला हाइड्रोलॉजिकल, पानी कितना आ रहा है, दूसरा इनंडेशन मॉडल बोलते हैं कि कितना पानी इनंडेट करेगा या भरेगा वहां पे. इन दोनों को आप मिक्स करते हो तो आप आज और यू कैन फोरकास्ट इन फ्यूचर वेरी एक्यूरेटली कि कहाँ पे कितना पानी आएगा. और ये जो कहाँ पे आएगा, ये नहीं कि मैं पूरे गांव में, नहीं, जरूरत ही नहीं है. मैं बता दूंगा नीचे जगह है, 2 स्ट्रीट तक मैं बता दूंगा आपको कि आप, इतनी एक्यूरेसी. हाँ, कि डिजास्टर रिस्पांस टीम को ये नहीं कि पूरा शहर खाली या गांव खाली करवाना है, कि हमें पता है 20 सेंटीमीटर बाढ़ आएगा और इसका इतना इंपैक्ट होगा, तो आपको उसके हिसाब से क्या करना है आप कर सकते हो. वाह. तो ये मॉडल पहले पटना में इंप्लीमेंट किया, टेस्ट किया, फिर कुछ स्टेट्स में शुरू हुआ. इंडियन गवर्नमेंट ऑफ डिस्पाइट एवरीथिंग पीपल से वाज वेरी प्रोएक्टिव ऑन दिस प्रोजेक्ट. एक्चुअली इंडिया में क्लाइमेट में मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, वाटर कमीशन, एनडीएमए ने बहुत अच्छा काम किया, जो बाकी गवर्नमेंट से बहुत आगे है एक्चुअली. तो इस पर भी बात करेंगे. तो ये धीरे धीरे प्रोग्रेस हुआ, फिर इंडिया में स्केल हुआ, बांग्लादेश में स्केल हुआ, आज की डेट में 100 कंट्रीज में स्केल्ड है. आप फ्लड हब करके हमारा टूल आप देख सकते हो. जब ये हमें पता चलता फ्लड है तो वी ऑल्सो अलर्ट पीपल, जिसके पास गूगल एंड्रॉयड फोन है या गूगल सर्च ऐप है, तो हम बता देते हैं कि आपको इतना बाढ़ आएगा, या मैप में अगर आप बाढ़ के रास्ते से जा रहे हो कि रास्ते में बाढ़ है, रोड ये लीजिए या रोड बंद है. तो वी यूज दिस टू हेल्प पीपल सेव लाइव्स. ये डेटा हम गवर्नमेंट के साथ भी शेयर करते हैं ताकि वो अपना डिजास्टर प्लानिंग कर सके. वाह. तो गूगल से फिर आपकी शुरुआत, आपने बहुत रोचक प्रोजेक्ट्स में काम किया इंक्लूडिंग बाढ़, और अब आप शायद जेमिनी के साथ भी इन्वॉल्व हैं, और उनका शायद आईओ भी 1-2 दिन में होने वाला है, तो कुछ नए अनाउंसमेंट आई एम श्योर आएंगे. तो कहां से शुरू करें? पहले एआई के इतिहास से थोड़ा सा शुरू करें कि हाँ, हम आज जहां पहुंचे हैं कैसे पहुंचे हैं, क्योंकि इस साल 2 लोगों को जो नोबेल प्राइज मिली है, करेक्ट, एआई वाले को मिली है. तो एआई रोजमर्रा की जिंदगी में हम देख ही रहे हैं, तो थोड़ा सा इतिहास के बारे में बताइए कि कहां से शुरू हुआ और हम आज कहां पहुंचे. बहुत इंटरेस्टिंग इतिहास है, मेरे पास स्लाइड भी मैं आपको दिखाऊंगा जी. एक्चुअली एआई की बातें बहुत पुरानी हैं जी. इवन इफ यू गो 2300 ईयर्स बैक, एरिस्टोटल ने भी एक टर्म कॉइन किया था, ऑटोमेटा या ऑटोमाटा, कि एक ऑटोमेटिक ह्यूमन लाइक चीज होगी जो बहुत सारा आपका छोटे छोटे काम करेगी. उनका मन था कि ये स्लेवरी खत्म करेगी उस जमाने में. जो काम कोई नहीं करना चाहता है, हाँ. वो ये ऑटोमाटा करेगा. तो इस तरह की बातें कि कुछ होगा जो ह्यूमन इंटेलिजेंस के जैसा होगा और छोटे काम हम यूज होगा, ये सदियों से चल रहा है. बट एआई का जो टर्म कॉइन हुआ, ऑफिशियली रिकग्नाइज हुआ, वो 1950-1940 के आसपास हुआ. यूएस में कॉलेज है डार्टमाउथ, वहां पे कॉन्फ्रेंस हुई, वहां पे इस टर्म को कॉइन किया गया. उसी के जस्ट पहले जब वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो ट्यूरिंग
एलन ट्यूरिंग जो प्रोफेसर साइंटिस्ट है, उन्होंने ट्यूरिंग टेस्ट बनाया जिसमें कि पूछा गया कि अगर आपको दो चीजें दिखाई जाएं तो आप बता सकते हो कि कौन सा इंसान ने बनाया है, कौन सा कंप्यूटर ने बनाया है। ये उनका टेस्ट था टू आइडेंटिफाई, और ये बहुत सालों तक चला कि लोग बता पाते थे कि ये कंप्यूटर का आउटपुट है। उन्होंने कहा कि अगर आप नहीं बता सकते देन इट हैज पास द ट्यूरिंग टेस्ट। अच्छा, आज जो आप कविता लिखते हो या कोई लेटर लिखते हो, इट्स हार्ड टू टेल, तो मोस्ट ऑफ द एआई नाउ हैज पास द ट्यूरिंग टेस्ट। 40s 50s के बाद एक फेज आया जब जिसको बोलते हैं एआई विंटर। जब शुरू में हल्ला था पर कुछ मेजर इतना ब्रेक थ्रू नहीं हुआ। फिर एक दौर आया 80s का। 2-3 बड़े बड़े रेवोल्यूशन यहाँ पे हुआ है। एक साइंटिस्ट है यान लेकून, ये अभी फेसबुक के एआई हेड है। इन्होंने कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स के बारे में बात की। 86 में एक प्रोफेसर है जेफरी हिंटन, जिन्होंने बैक प्रोपेगेशन के बारे में बात की, और आज सारा एआई टेक्नोलॉजी बैक प्रोपेगेशन पर चलता है। इसके बारे में बात करेंगे। तो और फन फैक्ट इंडियन ऑडियंस के लिए, जेफरी हिंटन के जो दादा थे उनका नाम था एवरेस्ट हिंटन, जिसके नाम पे जो पहाड़ है माउंट एवरेस्ट। ऑफ कोर्स। तो उनका बहुत ही ब्रिटिशर है, बट आई थिंक कनाडा में प्रोफेसर हैं। गूगल के साथ भी काफी साल थे, अब इन्होंने छोड़ दिया। तो ये 80s में हुआ। फिर एक बूम आया कि कुछ करते हैं, पर 80s से 90s में कुछ नहीं हुआ। 90s में ओनली रिमार्केबल थिंग दैट हैपेंड वाज गैरी कैस्परोव वर्सेस डीप ब्लू वाला एक मैच हुआ था चेस का, कि क्या मशीन हमारे जीनियस को चेस में हरा सकता है। और चेस आज भी एक ब्रेनी गेम माना जाता है। उसमें करीब 10 टू द पावर 37 या 40 कॉम्बिनेशंस होते हैं, बट वो उसको एआई नहीं माना गया। और उसका रीजन ये था कि पहले 1-2 चाल के बाद डीप ब्लू ब्रूट फोर्स कंप्यूटिंग कर रहा था कि मैं सारे कैलकुलेशंस कर लूं कि सारे चाल कौन से होंगे, जितनी मूव होगी कर लूं, उसमें जो बेस्ट मूव होगा मैं चलूंगा। तो इंटेलिजेंस नहीं लगाया, उसने ब्रूट फोर्स लगाया। क्योंकि ब्रूट फोर्स से तो आप कैलकुलेटर को भी बोल सकते हो इंटेलिजेंट है, पर कैलकुलेटर को भी एआई नहीं माना गया। तो ये बहुत बड़ा डिस्टिंक्शन है। अच्छा, तो लोगों ने बोला कि हाँ, मशीन इंटेलिजेंट हो गई है इन ब्रूट फोर्स, बट गणित कर सकते, करेक्ट, इंटेलिजेंट नहीं थी। ठीक, तो ये भी उस समय चला, थोड़ा हल्ला हुआ, फिर कुछ नहीं हुआ। 2006-07 की बात है। तो उस समय वापस कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क की बात आई। उस समय चला था कि इमेज को हम समझ सकते हैं कि नहीं। उस समय बहुत डेटा भी नहीं होता था, इमेजेस बहुत थे नहीं, इमेजेस थे वो टैग नहीं थे। तो एक प्रोफेसर हैं फेफे ली करके, उन्होंने अपनी टीम के साथ लाखों इमेजेस को मैनुअली टैग किया। ठीक है, कि ये कैट है, ये डॉग है, ये कैट के पीछे डॉग है, ये पीला डॉग है, नीला डॉग है, सारे कॉम्बिनेशंस उन्होंने बताए। और ये डेटा ओपन सोर्स किया और बोला कि आप इस पर ट्रेन करें एंड वी विल रन अ कॉम्पिटिशन कॉल्ड इमेज नेट। नेट न्यूरल नेटवर्क से आता है, इमेज क्योंकि आप इमेज को डिटेक्ट कर रहे हैं। तो ये कॉम्पिटिशन ये हर साल रन करती थी। तो उसमें मेजर करते थे कि कितना एरर रेट है कंपेयर टू अदर्स। तो ये 25% पे काफी साल तक चलता रहा कि 25% एरर रेट आता है इमेज डिटेक्शन पे। इसी के पैरेलल, इसी टाइम के अराउंड, वही प्रोफेसर जेफरी हिंटन जो बैक प्रोपेगेशन पे काम कर रहे थे, ये और इनके 2 स्टूडेंट, इलिया सुचकेवर जो बाद में जाके ओपन एआई के फाउंडर बने, फिर छोड़ भी दिया, और एलेक्स एक और स्टूडेंट थे जिनके नाम पे इनका जो मॉडल था एलेक्स नेट बहुत पॉपुलर हुआ। तो 2012 के कंपटीशन में इन्होंने जीपीयूज को यूज किया, अपने नए मॉडल्स बनाए डीप लर्निंग के, और इन्होंने एक्यूरेसी को 25% से 15%, करीब 12 या 15% पे ले आए। इन कंप्यूटर टर्म्स दिस इज ह्यूज। जो 1% का चल रहा था गेम, वो 10% रिडक्शन आ गया। जिसको बोलते हैं बिग बैंग मोमेंट ऑफ एआई। ये 2012 की बात है। 2 साल 3 साल पहले तक ये बुरी हालत थी डीप लर्निंग की कि लोग पेपर नहीं छापना चाहते थे, बड़े बड़े जर्नल फ्रॉम इवन बड़े बड़े साइंटिस्ट से। तो जेफरी हिंटन के एक वीडियो में बोलते कि 2009 में मुझे मना कर देते पेपर मत छापो डीप लर्निंग का, कौन यूज करेगा। अच्छा, 2010 में डीप माइंड शुरू हुआ था, तब भी लोग इतना बिलीव नहीं करते थे। तो एक तो इतिहास है और एक ये बहुत रिसेंट चीजें हैं जो आप डेवलपमेंट देख रहे हो। तो ये एक बड़ा बिग बैंग मोमेंट आया। इसके बाद इनके बहुत सारे स्टूडेंट्स बड़ी बड़ी कंपनियों में गए। ये 2006 में भी गए थे, फिर और गए। कंपनियों ने इनको कंप्यूट पावर दिया, लोगों ने बहुत इस पर रिसर्च किया। फिर एक मोमेंट आया और ये चेस से रिलेटेड है। 2016 में कंपनी है डीप माइंड, जो मैंने बताया 2010 में बनी थी, लंदन की है, फाउंडेड बाय डेमिस हासाबिस, जिनको अभी आपने नोबेल मिला। उनका सिंगापुर से भी कनेक्शन है, उनकी माँ सिंगापुरियन है, तो वो हाफ सिंगापुरियन है। तो 2016 में इन्होंने एक गेम है गो। गो और चेस में बस इतना फर्क है कि गो में होते हैं करीब 10 टू द पावर 170 कॉम्बिनेशंस, चेस में होते हैं 10 टू द पावर 30।
तो ये था कि आप ब्रूट फोर्स कंप्यूटिंग से तो गो में कभी नहीं जीत सकते और गो में थोड़ा इंट्यूशन भी इंट्यूशन चाहिए। तो ये था कि कंप्यूट तो इतना कभी आएगा नहीं, उतनी एनर्जी कभी आएगी नहीं, तो आप क्या मॉडल्स को ऐसे ट्रेन कर सकते हो कि वो बेस्ट के कुछ गेसेस करे, इंटेलिजेंस लगाए जो चेस में नहीं था। फेमस मूव 37 तो उसमें आता, तो उन्होंने ये ट्रेन किया, मॉडल लॉन्च हुआ, दे वर एबल टू बीट ली सेडॉल हु वाज द चैंपियन दैट टाइम इन कोरिया। बहुत फेमस डॉक्यूमेंट्री है, मैं बोलूंगा अगर आपको एआई में थोड़ा भी इंटरेस्ट है तो वो डॉक्यूमेंट्री देखें और दोबारा देखें अगर आपने बहुत साल पहले देखी है। और उसमें 5 गेम था, आई थिंक 3-1 या 4-1 से, आई थिंक 4-1 से डीप माइंड बीट ली सेडॉल। उसमें जो आप जो बात बता रहे हैं उसमें एक मूव आया था, तो बैकएंड में अगर आप वीडियो देखोगे उसमें वो लोग देख रहे थे प्रोबेबिलिटीज ऑफ बेस्ट मूव क्या है, सारा मैट्रिक्स आप देख रहे हो। और एक मूव उसमें मूव नंबर 37 है जो डीप माइंड चलता है अपने से, और इट इज अ मैजिकल मूव और सारे मैट्रिक्स टाइम कर जाते हैं। और सब बौखला गए थे, सब बौखला गए कि ये गलती हो गई, ये तो क्या, ये कंप्यूटर ने इतनी बड़ी गलती, छोटी गलती भी नहीं। क्योंकि गो में क्या ना ग्रिड होता है, उसमें आप व्हाइट और काली गोलियों से खेलते हो, तो जनरली आपकी पोजीशनिंग होती है सेंटर में खेलते हो, आप एकदम पीछे। ये वही बात हो गया कि ये चेस में अगर आपने पहली मूव में अपनी रानी मार दी कि भाई ये क्या कर दिया, पर थोड़ी देर में ये समझ में आया कि ये तो मास्टर मूव है। ये मूव उसने खुद से सोचा, प्ले किया, और वो जो 2-3 स्टेप में जब प्ले आउट किया तो इट इज कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल मूव्स इन हिस्ट्री ऑफ गो, और एआई के लिए भी। तो वो एक अलग ब्रेक थ्रू मोमेंट था। इसी वक्त 2016 के अगले साल एक पेपर छपता है, इसका नाम था अटेंशन इज ऑल यू नीड। इसमें एक आर्किटेक्चर बताते हैं, जैसे मैंने CNN की बात की, और मैं बताऊंगा इसमें बहुत कैसे ये इवॉल्व होता है, ट्रांसफॉर्मर मॉडल। तो जो आप GPT आज बहुत पॉपुलर है, गूगल ने भी उस समय BERT बर्ट लॉन्च किया, तो उसमें T जो होता है वो ट्रांसफॉर्मर मॉडल की बात होती है। और आज जो आप सारा रेवोल्यूशन मोटा मोटी देख रहे हो वो इस 2017 के पेपर में बेस्ड है जो गूगल में छपा था, बिकॉज पीपल कुड यूज इट। तो ये आई वुड से द सेकंड बिग बैंग मोमेंट ऑफ इट्स टाइम था, ये 5 साल के अंदर होता है। उस समय लोगों को इसका पोटेंशियल पूरा नहीं पता था, मतलब पता था पर इतना पोटेंशियल जो आज आप देख रहे हो ये उस समय ऑब्वियस नहीं था। उसके बाद OpenAI भी यूज करता है, अपना GPT-1 लॉन्च करता है, ये बहुत लोगों को नहीं पता है। आपने जो 2022 में GPT यूज किया था वो था 3.5, 2018-19 में GPT-1 आता है, गूगल भी अपने मॉडल्स लॉन्च करता है, 2 आता है 20 में, फिर 3 आता है। इसमें धीरे धीरे इंप्रूवमेंट्स हो रहा था। ये चीज जो उस समय आज जिसको हम बोलते हैं स्केलिंग लॉ, ये किसी को ऑब्वियस नहीं थी। तो ओवर टाइम 2017 के बाद जैसे जैसे ये मोर डेटा पे दे वर ट्रेनिंग दीज सिस्टम्स ऑन, इट केप्ट गेटिंग बेटर, एंड एज यू आर पुटिंग मोर GPUs बिहाइंड इट, इट केप्ट गेटिंग बेटर। तो अचानक से आपका परफॉर्मेंस बहुत इंप्रूव हो गया। एंड देन जब 2022 में OpenAI ने अपना मॉडल रिलीज किया, एंड आई थिंक क्योंकि उन्होंने भी ऐसा टेस्ट लॉन्च किया था, इट वाज द फास्टेस्ट ऐप टू गेट 200 मिलियन यूजर्स, तब आई थिंक आम जनता को पता चला कि AI से आप बात कर सकते हो, चीजें क्रिएट कर सकती हो। AI का एक सेगमेंट आया जेनरेटिव AI, जो आज भी बहुत लोग सोचते हैं कि AI में सिर्फ फोटो बनाना, टेक्स्ट करना, वो बहुत छोटा सेगमेंट है AI का। AI में बहुत अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं। तो ये हुआ। इसके बाद आई थिंक पूरे इंडस्ट्री में एक रेवोल्यूशन आया, सारी बड़ी कंपनियां इन्वेस्ट कर रही हैं खुल के इसमें। अब जेमिनाई आ गया है, जेमिनाई के वर्जन्स आ गए हैं, GPT के वर्जन्स आ गए हैं, क्लॉड है, आपके पास बड़े बड़े टूल्स आ गए हैं। तो हर तरफ AI इज देयर। लामा है मेटा का, मेटा ने कल ही कोई इंटरव्यू बोला कि 1 बिलियन यूजर्स उनके वो यूज कर रहे हैं। गूगल ने भी इतना ही कुछ नंबर कोट किया है। ChatGPT कहता है 500-600 मिलियन उनके यूजर्स हैं। तो मोटा मोटी आप देखोगे कि विद इन 2 years दिस टेक्नोलॉजी इज नाउ वेरी एवरीवेयर, पीपल आर स्टिल लर्निंग एंड पीपल आर अडॉप्टिंग, एंड लोग सोच रहे कैसे यूज करें। तो बहुत पुरानी कहानी है, बीच बीच में विंटर्स आए, तो अभी लोग पूछते हैं कि क्या ये अगेन अगले 5-10 साल एक विंटर आएगा। नोबडी नोज, क्या पता ट्रांसफॉर्मर के बाद कोई नया मॉडल आएगा विच विल ब्रेक थ्रू एंड क्रिएट न्यू थिंग्स। तो बहुत इंटरेस्टिंग टाइम चल रहा है, बट बिकॉज अब पैसा इसमें आ रहा है, रिसर्च आ रहा है, स्टूडेंट्स का भी इंटरेस्ट है, तो आई थिंक द स्पीड हैज पिक्ड अप नाउ वेयर AI इज व्हाट यू सी नाउ। इनफैक्ट एक और किस्सा हुआ था ना कि वो टेट्रिस गेम थी ना, जो जहां वो ईंट के ऊपर वो दीवार सी होती है, आपको नीचे से बॉल मारनी पड़ती है, दीवार तोड़नी पड़ती है। करेक्ट। AI को उसने वो गेम खिलाया। टिपिकली आप जब खेलते हैं गेम, आपकी गेंद ऊपर जाती है, मारती है, नीचे आती है। AI ने क्या किया, पहली बार दीवार में टनल बनाया, बॉल अंदर गई और ऊपर से दीवार को तोड़ा। गेम जिसने डिजाइन किया था ना,
उसने ऊपर से तोड़ने के लिए गेम ही डिजाइन नहीं किया था। एआई ने पहली बार टनल करके ऊपर से दीवार तोड़ा, पूरी गेम 1-2 सेकंड में सीख ली और करना शुरू कर दिया। इट वाज कंप्लीटली न्यू। करेक्ट। एक सवाल मेरा हमेशा ये रहता है कि इंटेल पीछे रह गई, एनवीडिया बहुत आगे निकल गई। पहले सीपीयू का जमाना था, अब जीपीयू का जमाना है। तो ये सी और जी में फर्क क्या है और क्यों जीपीयू एआई में ज्यादा आगे निकल गया है? ये ऑलमोस्ट बाय चांस है। अच्छा, मतलब जीपीयू का डिजाइन एआई के लिए हुआ नहीं था। नहीं हुआ। जीपीयू बेसिकली स्टैंड्स फॉर ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट। जी, इसलिए ताकि आपके जो कंप्यूटर पर आप गेम्स खेलते हो या इमेजेस आते हैं उसको अच्छे से प्रोसेस कर सके, फास्टर प्रोसेस कर सके। सीपीयू जो हमारे सबके कंप्यूटर में होता है, जिसको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं, इट इज नॉट डिजाइन्ड फॉर ग्राफिक। और उसका रीजन बहुत सिंपल है। अगर आप एक स्क्रीन को देखें, ठीक है, उसमें पिक्सल्स होते हैं। बड़ा स्क्रीन है 1000 बाय 1000 पिक्सल। हाँ। मानिए आप छोटा स्क्रीन ले लो 10 बाय 10 पिक्सल का, तो 100 पिक्सल हुए। ठीक है। हर पिक्सल को एक ही डिसीजन लेना है कि वो लाल होगा कि हरा होगा कि नीला होगा। आरजीबी, बस RGB। उसके हर पिक्सल में आपको, मतलब 100 पिक्सल है तो 300 कैलकुलेशन करना है आपको मोटा मोटी टू गेट एन इमेज ऑफ दैट। ठीक है। तो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। व्हाट यू नीड टू डू इज कि ये 300 कैलकुलेशन एक साथ हो, तो पैरेलली कैलकुलेट हो, ताकि इमेज ऐसे से करके लोड नहीं हो, एक साथ हो। बहुत सिंपल कैलकुलेशन है। हर सेल पे, हर पिक्सल पे एक चॉइस करना है। ठीक है, आरजीबी आरजीबी आरजीबी, आपको आउटपुट आ जाता है। तो ठीक है। इसके लिए बहुत आपको रॉकेट साइंस नहीं चाहिए। ठीक है। इट्स ऑलमोस्ट लाइक, अगर मैं आपको समझाऊं कि आप फाइनेंस इंडस्ट्री में है कि अगर मुझे इन्वेस्टमेंट करना है तो मैं आपके पास आऊंगा, आपको इतना नॉलेज है, यहाँ इन्वेस्ट करो, इक्विटी, बॉन्ड्स, ये वो। पर अगर मेरी दुकान है और मुझे सिक्के गिनने हैं, इसके लिए मैं आपके पास नहीं आऊंगा। मैं 10 घर में भाइयों बहनों को बोलूंगा एक एक ये ले कटोरा और उसमें गिने, या बोरी है तो बोरी गिने। हाँ, उसके लिए आपको बहुत बेसिक टास्क है। ठीक है। तो जीपीयू ने जो बहुत बेसिक टास्क था उसको पैरेललाइज किया और अलग सिस्टम बनाया। अब ये चल रहा था तो ग्राफिक्स का रेवोल्यूशन आ रहा था। उनका बेट था कि गेमिंग इंडस्ट्री पिकअप करेगी, वीडियो गेम बढ़ेंगे, वीडियो तो गेम बढ़ेंगे, तो GPU ये जैसे जैसे इमेज चेंज होता है आपको और अच्छी प्रोसेसिंग चाहिए होती है। नाउ न्यूरल नेटवर्क जो आया, एंड इसके बारे में बात कर सकते हैं बाद में। न्यूरल नेटवर्क में हर न्यूरॉन, जैसे आपके ब्रेन में न्यूरॉन होते हैं, न्यूरल नेटवर्क में एक न्यूरॉन होता है, उसको परसेप्ट्रॉन बोलते हैं टेक्निकल टर्म। वहां एक जो कैलकुलेशन होता है, बहुत सिंपल कैलकुलेशन होता है। एक इनपुट, कुछ इनपुट आते हैं मैट्रिक्स के फॉर्म में, उसको आप एक दूसरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हो और एक आउटपुट आता है। उसमें थोड़ा बहुत और एडिशन और कॉम्प्लिकेशन, बट मोटा मोटी एक बेसिक मल्टीप्लिकेशन होता है। इमेज में भी यही होता है। अगर आप टीवी स्क्रीन को देखेंगे तो मोटा मोटी आप समझ सकते हो मैट्रिक्स है, उसको अगर एक नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो आपका एक पिक्सल रेड से ग्रीन, ग्रीन से ब्लू हो जाता है। तो इट इज ऑलमोस्ट अ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन प्रॉब्लम इन जीपीयू, जो एआई के लिए परफेक्ट था। ये ऑलमोस्ट बाय चांस था। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग कहानी कि हिंटन की किसी स्टूडेंट ने बोला कि लेट्स ट्राई इट ऑन जीपीयू, तो हिंटन बोला हाँ करती है, दिस साउंड्स इंटरेस्टिंग। आई थिंक ये 7 या 8 की बात है। और इन्होंने जेनसन हुआंग को लेटर भी लिखा कि मुझे एक आपका बेस्ट जीपीयू भेजो, मैं ये ट्राई करना चाहता हूँ फॉर डीप लर्निंग। तो उनका कोई रिप्लाई नहीं आया उस समय। इसके लिए जेनसन ने बाद में उन्हें सॉरी बोला और लेटेस्ट जीपीयू दिया। तो बट दे जीपीयूज और एनवीडिया का जो आपने क्वेश्चन पूछा, इंटेल और एनवीडिया, Yes. तो एक तो इंटेल का फोकस सीपीयूज में रहा है। एनवीडिया ने जीपीयू बनाया, बहुत अच्छा बनाया, टाइमिंग अच्छी रही। उन्होंने एक और इनोवेशन बहुत अच्छा किया। उनका एक सॉफ्टवेयर है कूडा, CUDA, कूडा। वो बेसिकली क्या करता है कि आपका जो नॉर्मल मशीन लर्निंग प्रॉब्लम है या डीप लर्निंग प्रॉब्लम है, उसको वो ट्रांसलेट कर देता है मोटा मोटी कि वो ग्राफिक प्रॉब्लम है। क्योंकि एट द एंड तो जीपीयू ग्राफिक के लिए बना हुआ है। हाँ, तो वो जो कन्वर्जन करता है, इससे एक नॉर्मल रिसर्चर जिसको ग्राफिक के बारे में कुछ नहीं पता, मुझे इमेज डिटेक्शन करना है, वो प्रॉब्लम को कन्वर्ट कर देता है इमेज प्रॉब्लम में। और वो कंप्यूट, क्योंकि उसमें दोनों में सेम चीजें चाहिए, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, सिंपल कंप्यूट, पैरेलल फास्ट, वो इट वर्कड आउट। एंड नाउ यू हैव सीन द मैजिक ऑफ हाउ जीपीयूज आर पावरिंग। सो इसलिए जीपीयू का जो डिमांड है, पार्टली बाय लक, और देन सॉफ्टवेयर लाइक कूडा हेल्प इट ग्रो। एंड और भी कंपनीज हैं जो बना रही हैं। गूगल का खुद का टीपीयू है, AMD बना रही है। सो ये मेजर ब्रेक थ्रू था। तो फिर चूंकि आपने न्यूरल नेटवर्क की बात करी, एक आम इंसान कैसे समझे कि न्यूरल नेटवर्क क्या होता है? थोड़ा इसका इंस्पिरेशन ब्रेन से ही आया है जी। अगर आप पुराने साइंटिस्ट को सुनेंगे तो ये कहते हैं कि क्योंकि जो ब्रेन है ना, हर समय हर चीज को कंप्यूट नहीं करता, इफ दिस देन दैट, ये जो लॉजिकल, आप मोटा मोटी एक चीज देखते हो, आप कुछ प्रोसेस करते हो, आपको एक आउटपुट होता है, इमोशन होता है। तो उन्होंने बोला कि हम लॉजिकल कंप्यूटिंग से
ये तो हम नहीं सॉल्व कर पाएंगे, जो गैरी कैस्परोव के चेस के प्रॉब्लम में भी थी कि लॉजिकली आप नहीं बीट कर सकते अल्फागो को। तो इसमें इन्होंने सोचा कि लेट्स डिजाइन अ सिस्टम वेर ये मोटा मोटी इट लर्न्स बाय ट्रायल एंड एरर, लुक्स एट अ लॉट ऑफ डेटा। तो ये इसमें भी न्यूरॉन्स होते हैं ब्रेन के जैसे, हर एक न्यूरॉन एक दूसरे न्यूरॉन से कनेक्शन एस्टैब्लिश करता है और वो कितना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है ये फिगर आउट करने की कोशिश करता है। पूरा न्यूरल नेटवर्क का रिसर्च इसी पे होता है। और आज जो कंपनियां कर रही हैं कि वी आर ट्रेनिंग द मॉडल, ये एक नंबर होता है, दो न्यूरॉन के बीच का एक नंबर होता है, इसको वेट बोलते हैं। इसमें एक और बायस होता है, पर मोटा मोटी एक नंबर वेट होता है, इसको फाइंड आउट करना होता है। ये न्यूरल नेटवर्क में करीब कहीं पे 100 मिलियन, कहीं अब 10 बिलियन, कहीं 100 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं। इसके बीच के आप नंबर्स फाइंड करते हो। ओवर टाइम अगर आप राइट नंबर्स फाइंड कर लेते हो, देन जब भी आप नया आउटपुट देते हो, इट इज एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर आस्किंग फॉर एंड गिव यू अ वेरी वेरी गुड आउटपुट बेसिकली। तो ये एग्जैक्टली किसी को नहीं पता, जो आपका सवाल है ना, एक्चुअली एग्जैक्टली अगर आप मुझे बोलोगे इस न्यूरॉन में क्या हो रहा है, किसी को नहीं पता। आप दुनिया में बाहर जाते हो, आपको गर्मी लगती है, आपको या कुछ खाते हो, आपको एक इमोशन आता है, यू डोंट एग्जैक्टली नो व्हाट्स हैपनिंग इन योर ब्रेन। न्यूरल नेटवर्क में भी मोटा मोटी ऐसा ही है। तो मैं ये नहीं बता सकता कि ये न्यूरॉन आपको टेस्ट दे रहा है या ये लेयर आपको कुछ और दे रहा है, बट इट काइंड ऑफ वर्क्स दिस मॉडल एंड दिस इज वेयर द स्केलिंग लॉ केम इन। जब ट्रांसफॉर्मर डिजाइन हुआ था, और न्यूरल नेटवर्क्स के भी बहुत टाइप्स होते हैं, कि इसमें आप बस ट्रेन करते जाओ। जैसे एक बच्चा होता है, बहुत दुनिया देखता है, धीरे धीरे सीख जाता है। ये भी जैसे जैसे दुनिया देख रहा है थ्रू डेटा, ये सीखते जा रहा है इनके बीच का कनेक्शंस, इनके बीच का अंडरलाइंग थीम्स, एंड देन इट्स एबल टू गिव यू एन आउटपुट दैट यू वांट। ये आपने बहुत अच्छी बात बोली कि बच्चे जैसे सीखते हैं। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, मैं खुद से समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि एआई कैसे सीखता है। अब अगर मेरी जब बिटिया छोटी थी, उसको हमने एक खिलौना दिया, उसमें एक ट्रायंगल का छेद बना हुआ था, एक सिलेंडर का छेद बना हुआ था गोल, और एक स्क्वायर बना हुआ, तो उसको 3 ऑब्जेक्ट दे दिए। मेरी बिटिया जो टैगिंग की आपने बात करी, उसको नहीं मालूम है कि इसको सर्कल बोलते हैं या इसको ट्रायंगल बोलते हैं, इसको स्टार बोलते हैं। पहली बार जब आप उसको देते हो, वो सिर्फ ट्राई कर रही है डाल डाल। करेक्ट। एक बार उसको समझ में आ गया कि ये चौकोर इस चौकोर में जाता है, तो एक बार वो सीख गई, फिर वो दोबारा गलती नहीं करती है। करेक्ट। ठीक है, ये पहला स्टेज। अब फिर हम उसको नाम सिखा देते हैं कि ये चौकोर है, ये चौकोर है, तो वो टैगिंग हो जाती है। करेक्ट। न्यूरल नेटवर्क क्या इसी तरह सीखता है जो आपने हिट एंड ट्रायल और बैक प्रोपोगेशन की बात करी? इज दिस द सेम प्रोसेस? मोटा मोटी कि उसको बताया तो नहीं जाता है ना कि ये स्क्वायर था, या वो तो अपने आप सीखता नहीं, दोनों चीज आप कर सकते हो। यस। सो 2-3 तरह की ट्रेनिंग्स होती हैं। एक होती है सुपरवाइज, जिसमें आप बताते हो कि ये फोटो कैट का है, ये फोटो डॉग का है, ये एनिमल का है, तो वो धीरे धीरे सीख जाता है। दूसरा होता है कि आप मत बताओ, आप उसको सारे जानवरों की फोटोज दे दो, और धीरे धीरे वो क्या करेगा, क्लस्टर बना लेगा कि ये अलेक्सा दिख रहा है, ये क्लस्टर है, ये इनकी आंखें ऐसी हैं, कान ऐसा है, ये लंबे हैं, इनके पैर मोटे हैं, तो ये हाथी होगा, ये जिराफ होगा। तो क्लस्टर बना, बाद में आप उसको टैग कर सकते हो। तो 2 प्रॉब्लम, तो इसको बोलते हैं सुपरवाइज लर्निंग जहां बताते हो, इसको बोलते हैं अनसुपरवाइज लर्निंग। और तीसरा एक होता है रीइंफोर्समेंट लर्निंग। यस। उसमें आप उसको मोटा मोटी रूल ऑफ गेम बता देते हो। इट्स ऑलमोस्ट लाइक अगर जैसे आप बच्चे को एग्जाम के लिए बोलते हो, बोले मुझे नहीं पता तू कैसे पढ़ेगा, बस तू एग्जाम निकाल के आ। तो वो जाता है, एग्जाम देता है, फेल होता है, फिर आता है, बोलता है शायद मैंने कुछ गलत पढ़ा होगा, फिर वो दोबारा पढ़ता है, फिर जाता है, एग्जाम देता है। तो धीरे धीरे जब वो देता रहता है, वो सीख जाता है कि मुझे एग्जाम कैसे निकालना है, क्या मुझे पुराने क्वेश्चन पेपर पढ़ने हैं, क्या मुझे ये चैप्टर नहीं पढ़ना है, या मेरा स्कोर 5 आया तो 10 इंप्रूव कैसे करना है। तो ये धीरे धीरे ट्रायल एंड एरर कर करके उसके ये जो मैकेनिज्म है, ये बैक प्रोपेगेशन जो है। हाँ। तो एक इसमें 2-3 इंटरेस्टिंग चीजें हैं। एक तो है कि आप बच्चे को क्या बताते हो। ठीक है। तो एज ए पेरेंट, आप एज अ मशीन लर्निंग ट्रेनर, कि आप कौन सा मॉडल सिखाते हो। एक होता है वो किस तरीके से पढ़ता है खुद, ठीक है, और तीसरी चीज वो एडजस्ट कैसे करता है। तो जो एडजस्टमेंट वाली बात है वो होती है बैक प्रोपेगेशन। वो जब आपने एग्जाम दिया, आपके बच्चे ने 100 नंबर का एग्जाम था, 40 नंबर पासिंग था, अब उसको आए 38, तो उसको ये पता है कि 2 नंबर का गैप था, तो मुझे 2 नंबर का, मैं एक चैप्टर भी शायद एक्स्ट्रा पढ़ लेता तो हो जाता, तो काम हो जाता। पर अगर मेरे नंबर आए 10, तो मुझे काफी तैयारी करनी है। हाँ। तो ये जो आपको सिस्टम में बैक जाके समझना है कि कितना एडजस्टमेंट करना है। आपने अपने एग्जाम का रिजल्ट देखा, अपने लाइफ में बैक प्रोपेगेट किया कि भाई ये चीजें, इतना रेट, मुझे इतनी सारी चीजें चेंज करनी है। ये जो इसका जो मैथमेटिकल इवैल्यूएशन है बैक प्रोपेगेशन का, ये जेफरी हिंटन ने इन्वेंट किया था 86 में।
तो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूं कि लेट अस अज्यूम तुमने मुझे एक किताब दी जिसमें 1000 पन्ने हैं और फिर तुमने मुझसे एक टेस्ट लिया, ठीक है। अगर मैं बार बार तो 1000 पन्ने नहीं पढ़ूंगा, पहला टेस्ट मैंने दिया, लेट्स से मेरे 40 नंबर आए, ठीक है। अगले बार जो चीज मैं समझ चुका हूं दोबारा तो वो नहीं पढ़ूंगा, मैं वही चीजें पढ़ूंगा एक जो मुझे समझ में नहीं आई है या जिसका सवाल आया है। फिर मैं सेलेक्टिव होता रह जाता हूं, फिर सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ूंगा जो मुझे मालूम है परीक्षा में आने वाली है। क्या एआई भी इसी तरह सीखता है? तो पहले तो एक मतलब एआई इज नॉट लाइक ह्यूमंस, क्योंकि अभी बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं एआई, क्योंकि ह्यूमंस सिखा रहे हैं तो ह्यूमंस आर ट्राइंग टू ट्रेन मशीन्स इन द वे दे देमसेल्व्स लर्न और दे हैव टॉट देयर किड्स। तो इसका बड़ा एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल है कि न्यूरल नेटवर्क के भी बहुत वेरिएशंस होते हैं और इसका भी बड़ा एक, अगर मैं आपको सिंप्लीफाई करूं तो इसका एवोल्यूशन बड़ा ब्यूटीफुल है। पहले जो मॉडल्स आते थे, तो अगर आप एक न्यूरल नेटवर्क के आगे एक और लगाते हो उसको बोलते हैं रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क। तो ये शुरू में बहुत चले, आज से अगर आप जैसे गूगल ट्रांसलेट जब आया था या और भी कोई भी ट्रांसलेट था, इसमें ये आरएनएन यूज होता था। ये एक तरह से अगर मानिए आपका छोटा बच्चा है और उसको आप शुरू में क्या बोलते बेटा बेटी आप वर्ड बाय वर्ड पढ़ो, मोटी किताब है पर वर्ड बाय वर्ड पढ़ो। यस, पूरा। पर बच्चा छोटा है, उसमें होता क्या है कि वो जो लाइनें पढ़ रहा होता थोड़ा तो याद रहता है पर ना आगे का ना पीछे का याद रहता है, हाँ, भूल जाता है। हाँ। तो उसको शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है। तो इसलिए आप देखोगे ट्रांसलेट में पुराने जमाने में अगर आपने बहुत लंबा चीजें ट्रांसलेट करने बोली तो वो कॉन्टेक्स्ट लूज कर जाता था। तो जैसे बच्चे को आपने बहुत इंस्ट्रक्शंस दे दी तो वो कॉन्टेक्स्ट लूज कर जाता है। तो लोगों ने बोला ये तो गलत है, इसको इंप्रूव करते हैं। तो लोगों ने बोले काम करते हैं कि मानिए अगर 10 चैप्टर की किताब है तो बेटा अब ये किताब पढ़ो, पहले चैप्टर के नोट्स बनाओ, 2-3 नोट्स बनाओ, दूसरे चैप्टर के नोट्स बनाओ, तीसरे के बनाओ। तो जब 10वीं चैप्टर में तुम्हें कुछ लगेगा कि अरे ये तो मैंने पहले भी देखा है, तो पूरी चैप्टर पढ़ने की दरकार नहीं, पढ़ने की जरूरत, तो आप पीछे जाके देख सकते हो। इसको बोलते हैं LSTM, लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी, कि आपके पास शॉर्ट टर्म मेमोरी है जो आप पढ़ रहे हो और लॉन्ग मेमोरी है आपकी जो आपने पहले नोट्स बनाए। और ये फाइनेंस में बहुत यूज होता है, हाँ, बिल्कुल, वेदर फोरकास्टिंग में बहुत यूज होता है कि ह्यूरिस्टिक्स हैं ये बेसिकली। करेक्ट, कि मैंने ये मार्केट का फ्लक्चुएशन पहले भी देखा है, तो पूरा एनालिसिस नहीं करना है। 30% टाइम किया मार्केट तो ओवर रिएक्शन है। क्या बात, वाह। तो ये शॉर्ट टर्म मेमोरी, तो ये काफी दिन चला, इसके बहुत फायदे हुए। फ्लड फोरकास्टिंग में भी हम ये मॉडल यूज करते हैं, वेदर में काफी यूज होता है, क्योंकि क्लाइमेट में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है कि आप 3 डायमेंशनल वर्ल्ड में काम कर रहे हो। यस, बहुत कंप्यूट चाहिए, डेटा है, बहुत कंप्यूट चाहिए। आप बार-बार हर चीज रन करो तो पागल हो जाओगे। नहीं करो तो आप मोटा-मोटी पैटर्न्स देखते हो, याद रखते हो। अगर एकदम ओवर सिंप्लीफाई करो कि काले बादल है तो बारिश होगी, अरे क्या बात है, वाह। तो हर बार काले बच्चे को नहीं देखना कि अरे काले बादल सफेद, काले बादल मोटा और बिजली कड़ेगी तो पक्का बारिश होगी। तो ये वो सीख जाता है। तो ये काफी साल चला, पर इसमें भी दिक्कत है कि उसको एग्जैक्टली जो पहले चैप्टर के नोट बनाए वो सही बनाए कि नहीं बनाए। दूसरा कि वो कितनी किताबें पढ़ सकता है, कितने नोट्स बनाएगा। तो ये ट्रांसफॉर्मर मॉडल जो आज का मेजर ब्रेक थ्रू है, ये मॉडल आया 2017 में। और मैं कहूंगा कि उसका टाइटल इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल टाइटल्स, अटेंशन इज ऑल यू नीड। आपको टाइटल पढ़ के नहीं लगता है कि एआई का पेपर होगा, इसमें इतने कंप्यूटर। उसने ये बोला कि काम करते हैं, अगर मुझे दुनिया की सारी किताबें पढ़नी है, इतना टाइम तो है नहीं, तो मैं जो चैप्टर को फटाफट पढ़ूंगा, मेजर चीजें पढ़ूंगा, इंपॉर्टेंट चीजें। अगर आपको लंबा ईमेल आता है, 20 थ्रेड्स हैं उसमें, आप देखते हो कि मेरे मैनेजर ने क्या बोला, वीपी ने क्या बोला, मोटा मोटी कुछ कुछ चीजें आप थोड़ा सा मतलब चीजों को इंपॉर्टेंस देते हो, नहीं देते हो। तो वो जो उसने एक अटेंशन मैकेनिज्म बनाया कि ये तो पता है कि अटेंशन देना होता है, पर किस चीज को कितना इंपॉर्टेंस कैसे दिया जाए, ये एक उसने सिस्टम बनाया। किस चीज को कितना इज वेट, करेक्ट और कैसे। हाँ, तो आरएनएन में अगर जैसे मैं आपको कहानी बताऊं कि कल मैं सिंगापुर में वॉक कर रहा था, मुझे बराक ओबामा रास्ते में दिख गए, तो मैंने उनसे पूछा कि कॉफी पीने चलते हैं। हमने बात की, हम राइफल्स में बैठे हुए थे। ऐसे मैं आपको लंबी कहानी बताऊंगा, आरएनएन ये धीरे धीरे आप सुनते जाओगे, एंड में बताऊंगा अरे यार ये तो पूरा सपना था। तो आप बोलोगे यार ये बेकार कहानी तुमने क्या सुना दी, मेरे को तुम्हारे सपने में कोई इंटरेस्ट नहीं। पूरी पहले ही बता देते कि सपना है, तो मुझे मैं बोल देता मुझे मत सुनाओ। तो ये जो होता है ना कि लंबी कहानी में पहले आरएनएन में क्या होता था कि वो एंड तक देख ही नहीं पाता था, तो लॉन्ग कनेक्शन नहीं ड्रॉ कर पाता था। अब क्योंकि आप इंपॉर्टेंट चीजों पर फोकस कर रहे हो कि अभिषेक मोदी, बराक ओबामा, सिंगापुर, कॉफी, ड्रीम, अरे ड्रीम है, ये काम की बात नहीं है। तो अटेंशन उसको पहले ही समझ में आ गया कि इस कहानी को कितनी तवज्जो देनी है। तो ये एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू था। तो अब इसके बाद आया है जो आजकल नया मॉडल नहीं है, जो आप देखोगे आजकल अगर आप कोई भी टूल यूज करोगे, चेन ऑफ थॉट या रीजनिंग कहने लगे।
तो अब क्या हो गया, जब वो आउटपुट दे रहा है, अब वो सोच भी रहा है कि जो मैं आउटपुट दे रहा हूं कि वो, मतलब जैसे बच्चा क्लास में होता है और कितने कुछ भी पूछ लेता है टीचर से, टीचर बोलता है कि यार थोड़ा सोच के पूछो ना, तुम्हें भी तो पता हो इतना ऑब्वियस सा क्वेश्चन है, और कितने बार खुद ही सोचते हो आप, अरे हाँ ये तो आंसर था। तो अब जो ये आ गया कि वो आंसर जनरेट करता रहता है, उसी को खुद ही सोचता भी रहता है कि ये आंसर सही है, गलत है, लॉजिकल है, फैक्चुअल है, नहीं है, और वो उसका रीजनिंग करता रहता है। तो इससे आउटपुट की क्वालिटी आपकी बहुत बढ़ गई है। तो ये मोटा मोटी एक एवोल्यूशन हुआ है टेक्सचुअल कंटेंट समझने में, और बहुत सारी चीजों में ये यूज होता है। अच्छा, एक चीज जो बार बार सुनने आती है कि डेटा खत्म हो गया है, एआई को अब नया कैसे सिखाएं, ये क्या प्रॉब्लम है पहले समझाओ, और इसका चैलेंज कैसे सॉल्व होगा? तो ये डेटा भी खत्म पूरा नहीं हुआ है। सो व्हाट इज हैपनिंग इज दिस थिंग कॉल्ड स्केलिंग लॉ, कि आप जैसे मॉडल को और डेटा पे ट्रेन कर रहे हो, वो मॉडल्स इंप्रूव होते जा रहे हैं। तो लोगों ने किताबें, लोगों ने न्यूज़, लोगों ने जिसको जहाँ परमिशन था उसने ट्रेन किया है। तो बहुत सारा वेब का कंटेंट है, ऑफलाइन कंटेंट है, उस पर ट्रेन हो चुका है सिस्टम। ठीक है, अब चल रहा है कि आप इसको और कैसे ऑप्टिमाइज करें, क्या डेटा पे ट्रेन करें। जो आपने बात की, या तो वर्टिकल स्पेसिफिक हो कि हेल्थ केयर के डेटा पे ट्रेन हो, इंडिया के हेल्थ केयर के डेटा पे ट्रेन हो, तो इंडिया के हेल्थ केयर का प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। तो एक स्पेसिफिक डेटा सेट्स की बहुत रिक्वायरमेंट आएगी। दूसरी, अब जो बातें आप सुनोगे, जो साइंटिस्ट कर रहे हैं, आप इनके पॉडकास्ट सुनोगे, दे आर टॉकिंग अबाउट सिंथेटिक डेटा। जो अल्फागो में भी ये हुआ था कि उसने जब बाद में, क्योंकि आप इतने ही गेम एक रियल आदमी के साथ खेल सकते हो, तो वो खुद सेल्फ एक दूसरे से खेल खेल के उसने सारे कॉम्बिनेशन सीख लिए। तो इन फ्यूचर देयर इज अ लॉट ऑफ नीड फॉर सिंथेटिक डेटा। अब वो कैसे आएगा, क्या होगा, बट दैट इज अ वेरी हॉट टॉपिक ऑफ डिस्कशन। तीसरी बातें चल रही हैं, ये एआई का डेफिनेशन, ट्यूरिंग टेस्ट तो हमने पास कर लिया मोटा मोटी। ये एजीआई इन्होंने नया एक टर्म यूज करने लगे हैं, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। और इस पे डेमिस के रिसेंट टॉक तो सुन रहा था कि जनरल इंटेलिजेंस क्या होता है ना, जो एक आदमी समझदार होता है, वो ये नहीं कि एक जगह बहुत अच्छी बातें करता है, एक जगह एकदम भूत, तो एक जनरल बेसिक लेवल ऑफ इंटेलिजेंस होता है। जैसे अभी कुछ दिनों पहले तक एक प्रॉब्लम थी, स्ट्रॉबेरी में कितने आ रहे हैं, इसको प्लस कर रहे हैं, उसको माइनस कर रहे हैं, तो गलती करता था टूल्स। तो दे बिलीव कि कुछ सालों में दिस शुड बी सॉल्व, कि वो एक जनरल लेवल ऑफ इंटेलिजेंस हो, कि यू कैन हैव अ लॉट ऑफ रिलायबिलिटी ऑन दीज थिंग्स एंड इट विल बिहेव इन अ सर्टेन वे अक्रॉस। तो ये तीन चीजों पे काम है। चौथा जो है, बिकॉज यू विल नीड लॉट ऑफ सिंथेटिक डेटा, माई व्यू इज रोबोटिक्स विल बिकम एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको फिजिकल वर्ल्ड से कनेक्ट करने के लिए द ओनली वे इज रोबोटिक्स। तो रोबोटिक्स अभी एआई में भी बहुत अभी तो ग्रोथ होगा, अलग अलग आएंगे, बट रोबोटिक्स इज ग्रोइंग अंडर द रडार एंड विल कंटिन्यू टू ग्रो। तो अगर मुझसे जो मेरे छोटे भाई बहन तो नहीं, अब मेरे भाई बहन के बच्चे पूछते हैं कि मैं क्या पढ़ूं या क्या, उनको मैं रोबोटिक्स पे बोल रहा हूँ कि इट्स गोइंग टू बी नेक्स्ट बिग थिंग। क्योंकि आप जो लैंग्वेज की बात कर रहे थे कि इससे क्या होता है, आप मशीन से बात कर सकते हो, मशीन से आप विदाउट वो C++, बाद में इंग्लिश, आप बात कर सकते हो कि yes, मेरे लिए ये करके दो। तो वो जो मशीन और ह्यूमन का कनेक्शन था वो नेचुरल हो गया, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग हो गई है, आप बात कर सकते हो। तो अब 50 तरह की पॉसिबिलिटीज खुलती हैं। अब हर जगह ये रोबोटिक्स का बहुत एक वेव आएगा, 2 साल, 5 साल, 10 साल। दैट इज माई पर्सनल व्यू। तो फिर ये बताओ कि क्या किसी को अगर और अध्ययन करना हो, समझना हो, किन लोगों के वीडियोस देखें, कौन से पॉडकास्ट सुने, या कौन से टूल्स यूज करें? एआई को समझने के लिए सबसे अच्छा टूल है एआई। क्या हो? आप जाएं, हाँ, जेमिनाई, चाहे आप जीपीटी यूज करते हो, क्लाउड या कोई और टूल यूज करते हो, गूगल सर्च पे भी आप पूछें, ठीक है, आपको ये सारे जवाब बहुत अच्छे से मिलेंगे। सवाल जैसे मैंने आपको प्रॉम्प्ट बताया कि मुझे आप बोलो कि मुझे एआई नहीं समझ में आता, तो मैं एआई के एक्सपर्ट हो, मुझे अपने बच्चे को एआई समझाना है और 4 साल का बच्चा है तो मैं कैसे समझाऊं, तो आप उसको बताओ, प्रॉब्लम कॉन्टेक्स्ट दो, वो आपको धीरे धीरे समझाएगा। और अगर आप उससे बोलो कि यार ये गलत है या ये मुझे समझ नहीं आ रहा, बेशर्मी से सवाल पूछो, क्यूरियस रहो। सो फर्स्ट यूज एआई। सेकंड इज इफ यू आर इंटरेस्टेड, आई थिंक सीईओज की टॉक्स आप देखें, चाहे सुंदर पिचाई हो, सत्या नडेला हो, इलॉन मस्क हो, ये मार्क जुकरबर्ग, जेनसन हुआंग, क्योंकि यहाँ पे बहुत लेटेस्ट रिसर्च हो रहा है, इनकी बात सुने। रिसर्चर्स जो हैं, डेमिस हैसेबिस, जेफ हिंटन, आंड्रे करपाथी, ये पहले टेस्ला के सीटीओ थे, इनकी वीडियोस आप देखें। इन्होंने, जैसे आंड्रे करपाथी ने बहुत अच्छा वीडियो बनाया है कि धीरे धीरे पूरा ये एलएलएम मॉडल कैसे बिल्ड होता है, 0-1 से बिट्स कैसे बनते हैं, बाइट्स कैसे बनते हैं, टेक्स्ट कैसे बनता है, बहुत प्यारा वीडियो है। इनफैक्ट
2 हफ्ते पहले जब मैं बॉम्बे गया था, मुझे याद है आपने कहा था कि ये वीडियो आप जरूर देखना। मैंने वो डाउनलोड किया, बॉम्बे की 5 घंटे फ्लाइट में 2.25 घंटे मैंने वो वीडियो देखा। कमाल का है, कमाल का वीडियो है वो, अमेजिंग रिकमेंडेशन। एक्चुअली मैं डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के लिए वीडियो डाल दूंगा, है अंग्रेजी में बट इट इज जेन्युइनली वेरी गुड। उससे भी सिंपल अगर आपको वीडियो समझना तो एक 7 साल पुराना वीडियो है। चैनल, ये खान एकेडमी के पुराने टीचर थे, इनके चैनल का नाम है 3 Blue 1 Brown। रीजन आई हैव सीन दैट चैनल। तो उसने ना ये मॉडल सोचता कैसे है उसका विजुअल बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। दिक्कत क्या है कि एक्चुअली आप बहुत सारे लेयर्स होते हैं, ये मल्टी डायमेंशनल कैलकुलेशंस हो रहा है। ह्यूमन माइंड 2 या 3 डायमेंशन के आगे सोच नहीं पाता, तो उसने उसमें 3 डायमेंशन में जितना समझा सका है, बहुत प्यारा है कि वो कैसे समझता है। ये वीडियो भी अगर आप देखना चाहें, और अगर आपको थोड़ा और टेक्निकल होना है तो MIT का कोर्स है डीप लर्निंग का, ओपन यूट्यूब पे पड़ा है, आप देखें, उसमें थोड़ा सा और टेक्निकल है पर बहुत अच्छा कोर्स है। और बाकी आप पूछते रहें। इनफैक्ट ये जो चैनल है ना, इस पे मैंने ये AI वाला वीडियो नहीं देखा है, बट उसमें US के एक प्रोफेसर हैं जो मैथमेटिक्स के प्रोडिजी थे। ओके, उन्होंने इंटरप्लैनेटरी डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, फार गैलेक्सी कैसे, एकदम सिंपल पृथ्वी का सरकमफ्रेंस से पूरा गए हैं वो 4 लेसन में। मजा आ गया था। वो चैनल बहुत बढ़िया है। किसी को साइंस की अगर क्यूरियोसिटी है, उत्सुक हैं आप, बहुत ही बढ़िया चैनल है। तो दीज आर द 4 टूल्स आई वुड से। देन अदर थिंग इज आई वुड से कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो प्लीज पे फॉर गुड मॉडल्स, क्योंकि सारे टूल्स जो आप यूज कर रहे हो इनमें डिफरेंट मॉडल्स होते हैं। अगर आप आज जेमिनाई में जाते हो या चैट GPT या क्लाउड में, आपको देखोगे ड्रॉप डाउन मिलेगा कि जेमिनाई का फ्लैश यूज कर रहे हैं, जेमिनाई का 2.5 प्रो यूज। जेमिनाई में कौन सा यूज करना है? अगर आप आई एम ऑन जेमिनाई नाउ, मैं सब कुछ देख चुका हूं। 2.5 प्रो इज द लेटेस्ट मॉडल। अगर आपको छोटी चीजें पूछनी है, क्विक आंसर चाहिए, तो फ्लैश मॉडल है जो लाइट वेट है, फट से आंसर देता है। बहुत सिंपल सवाल होगा कि व्हाई इज द स्काई ब्लू, इसके लिए आपको बहुत रीजनिंग नहीं चाहिए। पर अगर आप ये सोचना चाहते हैं कि आज के डेट में कंप्यूट कॉस्ट इन्फ्रेंस में बढ़ रहा है, कैन यू डू एन एस्टिमेशन ऑफ द फ्यूचर प्रोजेक्शन ऑफ कंप्यूट ऑन इन्फ्रेंस बेस्ड ऑन द डिमांड ऑफ AI इफ इट विल गो लाइक दिस, तो आपको बहुत रिसर्च करना पड़ेगा। और तीसरी चीज इन टूल्स में आजकल एक नया जो एजेंटिक बिहेवियर की बातें चल रही हैं, ये बहुत नया टर्म है कि आप उसको टास्क देते हो, वो आपके बिहाफ पे टास्क कर रहा है। इसमें जो सबसे अभी इजी चीज है वो है डीप रिसर्च। तो आप बोलोगे कि मुझे एल्डरली सेफ्टी में काम करना है, इंडिया में क्या हो रहा है, कितने एल्डरली हैं, उनके क्या इश्यूज हैं, क्या रिपोर्ट्स हैं, आप जाएं सारे इंटरनेट पर सर्च करें, ये रिपोर्ट्स, आप प्रॉम्प्ट अच्छा लिखें कि मुझे एक 10 पेज का रिपोर्ट चाहिए, या पेज नहीं, मुझे रिपोर्ट चाहिए, ये इश्यूज कवर होने चाहिए, इस तरह के सोर्सेज को आप रेफर करें और एक पूरा रिपोर्ट विथ नंबर्स इनसाइट्स बना के दें। वो आपके बिहाफ पे जाएगा, वो कहीं 50 वेबसाइट 100 वेबसाइट जिसको आपको पढ़ने में घंटों लगते, हफ्ते लगते, वो पूरा एक रिपोर्ट बना के आपको देगा। आप रिपोर्ट देखें, समझें, आपकी लाइफ में 1 हफ्ता बच जाएगा। तो ये भी आपको सेलेक्ट राइट मॉडल करना पड़ेगा। उसमें वीडियो जनरेशन के अलग मॉडल हैं, टेक्स्ट के अलग है, तो चूज द राइट मॉडल। इफ यू कैन पे, यू शुड पे फॉर वन ऑफ दीज टूल्स, बिकॉज मेरा मानना है कि अगर 30, 40, 50 रुपये भी इंडिया में कमाते हैं, बाहर कंट्री में इक्विवेलेंट जो भी PPP आप कमाते हो, the efficiency gain that you get by using these tools is enormous. So you should pay for it. I'm not trying to promote paying, but again, generally अभी बहुत सारे मॉडल्स फ्री हैं काफी हद तक। अगर आपका लिमिट हिट हो रहा है तो झिझक मत करें, आपकी लाइफ में गेन्स बहुत होगा। एटलीस्ट ये मैंने सीखा अपने। अच्छा, फिर इस चीज में बताओ कि 2 सवाल हैं। एक कि ये बिल्ली है, अल्टीमेट तो आप ही ने कहा पिक्सल्स हैं, 100 पिक्सल है, 1000 पिक्सल है, मिलियन पिक्सल है, एक सर्टन पिक्सल फॉर्मेशन में बिल्ली है, समझता कैसे है? अगर समझ जाता है तो फिर बनाता कैसे है? नहीं, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। इसमें इमेज रिकग्निशन हैज बीन अ प्रॉब्लम फॉर ईयर्स, क्योंकि इमेज की ना बहुत कॉम्प्लेक्सिटीज होती हैं। इमेज आगे क्या है, पीछे क्या है, कलर क्या है, ब्लेंड हो रहा है, नहीं हो रहा। अगर मैं आपको ओवर सिंप्लीफाई कर रहा हूं, मैं प्लीज पार्डन मी, क्योंकि मैं बहुत सारी टेक्निकल चीजें स्किप कर रहा हूं। वही बच्चे के एग्जाम्पल से अगर समझें कि जब बच्चे को पजल देते हो, तो जब वो पजल सॉल्व करने लगता है तो वो ना धीरे धीरे उसमें पैटर्न रिकग्निशन करता है कि ये मुझे लाल दिख रहा है, ये कॉर्नर का पीस दिख रहा है तो मैं कॉर्नर पे लगाता हूँ, ये आंखें दिख रही हैं और दूसरी आंखें दिख रही हैं आसपास होंगी। तो वो धीरे धीरे समझता है गोल गोल घूम के कि मुझे पूरा पजल एक बार में नहीं समझेगा, मैं मोटे मोटे पहले फीचर्स को समझूं कि कान होना चाहिए, नाक मतलब शरीर होना चाहिए, फिर उसमें कान नाक होना चाहिए, तो वो लेयर बाय लेयर समझता है। इसको बोलते हैं कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क। इससे आप अगेन बहुत सारे उसको पजल सॉल्व कराओगे तो वो समझ जाता है
कि ये पजल मोटा मोटी कैसा है। तो इससे सॉल्व हुआ इमेज आइडेंटिफिकेशन या क्लासिफिकेशन का प्रॉब्लम कि ये डॉग है, कैट है, इंसान है। आपने दूसरा सवाल पूछा कि इमेज जनरेशन कि बनाता कैसे। हाँ, उसमें जो अभी बहुत पॉपुलर मॉडल है उसको कहते हैं डिफ्यूजन मॉडल। यस। डिफ्यूजन मॉडल को समझने का तरीका है लेगो जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं आप जोड़ते हो। आपने बच्चे को एक बना बनाया लेगो दिया, एक इमेज है माने एक 3D। अब वो बच्चा ना एक पीस निकालता है, 2 पीस निकालता है, तो एक तरह से उसने सिस्टम में नॉइज ऐड किया कि मैंने ऊपर की छत निकाली तो ये क्या है, ठीक है। फिर वो खेलता है, फिर उसके और लेयर्स निकालता है तो दिखता है ये है। धीरे धीरे लेयर्स निकाल के वो पूरा एक सारे पीसेस फैल जाते हैं कि गाड़ी का इंजन है, सब पार्ट अलग कर दिया उसने। ठीक है, सब अलग कर दिया। पर जब वो अलग करा तो देख रहा था ये इंजन है, अच्छा ये स्पार्क प्लग है, ये अब इसने अपने सारे करेक्ट सारे पीसेस उसके फैल गए। अब आप बोलते हो कि मुझे ना गाड़ी नहीं ट्रक बना के दो। अब वो अपना इनोवेशन लगाते हैं कि मेरे पास ये पीसेस हैं तो मैं थोड़ा बड़ा कर दूंगा, चक्के 4 कर 8 कर दूंगा। तो उसी पीसेस को रीबिल्ड करता है, नॉइस को डी नॉइस करता है और लेयर बाय लेयर ऐड करते जाता है। उसी लेगो पीसेस को अलग से बना के आपका एक नया लेगो स्ट्रक्चर या नया इमेज या वीडियो शुरू हो जाता है। तो दिस इज हाउ डिफ्यूजन मॉडल वर्क्स इन वेरी सिंपल टर्म्स। वाओ। मुझे याद है 6 महीने पहले आपने मुझे, जब आपका नोटबुक LM बीटा में था, आपने मुझे बताया था यूज करने के लिए। मुझे नोटबुक LM से काफी फायदा हुआ है। फिर आपने मुझे AI स्टूडियो यूज करने बोला। बाय द वे वो एक साउंड बाथ मशीन जिसमें हमारी चर्चा हुई थी, जो मैंने एक सेशन करी थी, साउंड बाथ मशीन की पूरी डिजाइन मैंने क्या किया था, जब आपने मुझे बताया था, मैं आप लोग बता दूं, एक मेरी स्क्रीन में मैंने AI स्टूडियो खोला, एक स्क्रीन में चैट GPT खोला, इससे मैं बात कर सकता हूं कि तुम्हें दिख रहा है स्क्रीन में क्या हो रहा है। उसने पूरी मशीन की डिजाइन मुझे बना के दी जिसकी ये मशीन बना रहे हैं। वाह, उसका हमने पेटेंट फाइल किया है। वेरी गुड। वो जब बनेगा तो मैं दिखाऊंगा। इट इज जेन्युइनली मेडिटेशन के लिए ओके, मुझे बहुत बढ़िया चीज लगी। ओके, तो वो आपके इनपुट से मैंने यूज करना शुरू किया। तो आज मेरी जिंदगी में मैं देखूं रोजमर्रा में तो दिन में मैं 2 से 3 AI प्रोडक्ट यूज कर रहा हूं। ठीक है, आप बताइए, आप तो गूगल में काम करते हैं, तो आप तो बीटा टेस्ट भी करते हैं, आपको तो मालूम है क्या चीजें हो रही हैं। पहला कि आप कौन से सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं अपने लिए, आम आदमी को क्या यूज करना चाहिए कम से कम, और फ्यूचर में हम कहां जा रहे हैं। ठीक है। और मैं ये आपको पर्सपेक्टिव दूंगा नॉट एज ए गूगल एम्प्लॉय, नहीं, जनरल, क्योंकि मैं बहुत सारे और भी टूल्स यूज करता हूं, तो मैं तो खूब यूज कर रहा हूं। एंड आई थिंक मेरा सिंपल फिलॉसफी कि अगर आपको 100% का गेन होगा AI यूज कर एफिशिएंसी, 50% मैं कंपनी को कंट्रीब्यूट करता हूं, 50% मेरे पास टाइम बचता है जो मैं अपने बच्चे बीवी के साथ स्पेंड करता हूं। क्या बात है। तो दैट इज हाउ आई सी यूजिंग AI एंड इट इज अ ट्रूली गेम चेंजिंग टूल। और ये आज अगर आपको AI जो दिख रहा है इतना पावरफुल है, दिस इज द वर्स्ट इट विल एवर बी, इट विल ओनली गेट बेटर फ्रॉम हियर। तो पहले तो सारे ये चैटबॉट्स यूज करते हैं, मैं चैट GPT भी यूज करता हूँ, जेमिनी ऑफ कोर्स क्योंकि कंपनी में इंटीग्रेटेड है मैं यूज करता हूँ, मैंने क्लॉड भी यूज किया है। इसके अलावा परप्लेक्सिटी आजकल काफी पॉपुलर है बहुत लोगों में। तो ये मोटा मोटी अगर आप देखोगे तो अब चैटबॉट्स आर बिकमिंग कमोडिटी। जैसे साबुन होता है, बट साबुन के भी फ्लेवर्स होते हैं कि किसी को लाइफ बॉय चाहिए, किसी को लक्स चाहिए, किसी को डव चाहिए, इनके अपने अपने यूज केसेस हैं। फिर इसके बाद नए लेयर्स आएंगे कि आपको हैंड सोप चाहिए, हेयर सोप चाहिए, सब वेरिएशंस आएंगे। तो दिस इज सो इन माय पर्सनल लाइफ आई गो टू जेमिनी एवरी टाइम। ठीक है, क्योंकि एंड स्पेसिफिकली जेमिनी हैज इंप्रूव्ड सिग्निफिकेंटली ओवर द लास्ट फ्यू मंथ्स और क्वार्टर्स। आई हैव सीन दैट। तो जो अभी इनका नया मॉडल है जेमिनी 2.5 प्रो बहुत अच्छा है। चैट GPT के भी मॉडल्स बहुत अच्छे हैं। परप्लेक्सिटी काफ़ी सारी जेमिनी यूज़ करता है, डीपसीक यूज़ करता है, चैट और उनका खुद का मॉडल भी है। क्लॉड भी बहुत अच्छा है। बहुत टाइम तक कोडिंग के लिए इट वॉज कंसिडर्ड द बेस्ट। अब आई थिंक दे आर एट पार, और जेमिनी इज एट पार एट और अबव इट। तो ये मैं यूज़ करता हूँ। तो लिटरली अब मुझे कुछ सवाल पूछना होता है, मैं पहले जाता हूँ जेमिनी पे। ठीक है। दूसरी चीज़ है कि अब जेमिनी और ये सारे टूल्स आपको अंडरस्टैंड करते हैं बेटर। तो पहले मुझे जेनरिक आंसर मिलते थे, अब बिकॉज इट हैज लर्न, आई हैव वर्क एट अ सर्टेन कंपनी एट अ सर्टेन थॉट प्रोसेस, इट हैज अंडरस्टूड मी बेटर। तो अब वो उसी तरह के आंसर्स देता है। तो मैं जेमिनी में अगर कोई सवाल पूछूंगा AI का तो उसको मुझे पता है कितनी अंडरस्टैंडिंग है। शायद आप पूछोगे तो आपको अलग देगा, चाहे मेरी वाइफ पूछेगी तो उसको अलग जवाब आएगा। तो जेमिनी ऑल्सो इज इंटीग्रेटेड इनटू मेनी थिंग्स। गूगल डॉक्स है, गूगल स्लाइड्स है, Gmail पे भी है। तो अब लंबी थ्रेड है उसको समराइज करना है,
ये माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट के साथ अपने सिस्टम पे करता है, तो वहाँ पे भी तो ये है। मीटिंग नोट्स बहुत आसान हो गए, मतलब थैंकफुली, मतलब मुझे मीटिंग नोट्स लेना कभी पसंद नहीं था। अब आप रिकॉर्ड करते हो, मीटिंग नोट्स आते हैं, उसमें एआई आते हैं, तो ये सारी चीज़ें बहुत ईजी हो गई हैं। तो जेमिनाई वहाँ पे, एआई स्टूडियो जो है Yes. ये तो इज जनरली नॉट फॉर मास यूजर्स। एआई स्टूडियो इज अ डेवलपर प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप जो गूगल प्री लॉन्च पहले देने से पहले आपको टेस्टिंग के लिए देता है, वहाँ पे सारे फीचर्स आप टेस्ट कर सकते हैं, अलग अलग मॉडल सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो स्क्रीन शेयरिंग की बात आपने की, ये अब जेमिनाई में भी है और बाकी टूल्स में भी है कि आप फोन में ऐप खोलो, उसमें आप वीडियो ऑन करो और आप आसपास पॉइंट करके बल्कि आप दिखा सकते हो। एंड वी कैन डू अ डेमो एट सम पॉइंट ऑफ टाइम कि आप बस ऑन करो कि ये जो चार्ट है G2G का, ये क्या बता रहा है, क्या नहीं बता रहा है, एंड यू कैन हैव अ लाइव कन्वर्सेशन विद इट। और तो ये मेरे को 25 मिनट लगते हैं सुबह घर से ऑफिस पहुंचने में, तो या तो मैं उस 25 मिनट में मीटिंग में होता हूँ या मैं जेमिनाई से बात कर रहा हूँ। क्या बात। और मैं कोई टॉपिक पढ़ लेता हूँ कि आज टैरिफ्स में क्या हो रहा है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, मैं फाइनेंस वर्ल्ड से हूँ नहीं, ये कैसे होगा, मेरे लिए क्या इंप्लीकेशंस है, एनवीडिया जीपीयू में क्या कर रहा है, आज बात चल रही है इन्फ्रेंस की, उसका कॉस्ट क्या होता है। तो मैं ऐसे बात करता हूँ कि जैसे कोई एक इंटेलिजेंट फ्रेंड असिस्टेंट है मेरा, उसको मैं रेगुलरली यूज करता हूँ। नोटबुक LM की बात की आपने, दिस इज एक्चुअली माई फेवरेट टूल, क्योंकि जो ट्रांसफॉर्मर मॉडल था उसमें एक इंटरेस्टिंग पॉइंट मैं आपको बताना भूल गया। अगर आप जब बच्चे को सिखाते हो बहुत सारा किताब पढ़ना, और जब वो बहुत कुछ पढ़ लेता है फास्ट, अगर आप उसको बोलोगे दोबारा वो बात बताओ, तो सारी चीजें याद नहीं रख पाता, तो कुछ कहानियां वो बनाता है, हेलुसिनेट करता है। हेलुसिनेशन इसीलिए आया कि हम इंसान भी करते हैं। हाँ, कि आपने अगर किताब फट से पढ़ ली और टीचर ने बोला कि क्या हुआ, मैम दिस हैपेंड एंड देन लाइक आई थिंक दिस हैपेंड एंड दिस हैपेंड, तो आप कहानी बनाते हो। तो ये हेलुसिनेशन जो है ना, ये उसके जनरेशन का एक इनहेरेंट फीचर है। अच्छा। तो इसके डिफिकल्टीज भी हैं, क्योंकि आपका आंसर गलत हो सकता है अगर आप समझते नहीं हो तो नोटबुक LM जो टूल बनाया वो था कि भाई एक तो मुझे आंसर्स उन्हीं सोर्सेस से चाहिए जो मैं डिफाइन कर सकूं। अगर आप आज किसी टूल पे जाते हो, पूछते हो कि व्हाट इज द, मतलब क्या एग्जांपल दूं मैं आपको कि व्हाट इज द एप्पल्स लास्ट क्वार्टर अर्निंग्स, तो वो इंटरनेट में जाएगा, सर्च करेगा, देखेगा। वो मोस्टली आजकल सही हो गया, लेकिन रिस्क है उसमें। आप एक और चीज कर सकते हो, आप बोलो कि मुझे सिर्फ आप जाओ एप्पल के एनुअल रिपोर्ट पे, वहां से बताओ, या आप खुद से अपलोड कर दो। तो नोटबुक LM में आज आपकी डेट में वीडियो अपलोड कर सकते हो, ऑडियो अपलोड कर सकते हो, PDF अपलोड कर सकते हो, डॉक, स्लाइड्स, बहुत सारे फॉर्मेट्स हैं। अब आप जब बात करते हो, सवाल पूछते हो, आपके सारे आंसर उन सोर्सेज से आते हैं, एंड इट इज एक्सट्रीमली पावरफुल। मैं आपको भी एग्जांपल देता हूं। मैं अभी एक कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएट कर रहा था एक बड़ी कंपनी के साथ, और उस फील्ड में मुझे, क्योंकि मेरी मैनेजर बाहर थी, उन्होंने बोला कि ये 2 दिन में क्लोज करना है, मैं जा रही हूँ, तुम देख लेना। इनसे टॉपिक आई हैड नो क्लू ऑन। तो मैंने सारे ईमेल थ्रेड्स का PDF बनाया, नोटबुक LM में अपलोड किया, मैंने कॉन्ट्रैक्ट अपलोड किया, पुराना कॉन्ट्रैक्ट अपलोड किया, क्लाइंट की साइट के सारे डिटेल्स पेजेस अपलोड किए कि क्लाइंट ये करता है, उसका लिंक्डइन प्रोफाइल डाला कि वो क्या करता है। तो मोटा मोटी वो सिस्टम में सारी इन्फॉर्मेशन है जो मैं जनरली यूज करता है टू मेक अ डिसीजन। मैं क्लाइंट से लाइव नेगोशिएट कर रहा था, तो उसने एक क्लॉज पे उसने बोला कि ये क्लॉज हमें नहीं चलेगा। तो मुझे जनरली अब, और उसकी रीजनिंग भी बड़ी अच्छी थी, तो मैं बोला यार ये तो टाइम लगेगा और मुझे 2 दिन में क्लोज करना। तो मैंने उसको बोला कि यार आप मुझे 30 सेकंड दो, मेरी लीगल टीम ऑन पिंग है, मैं उनसे पूछ लेता हूँ इफ शी इज अराउंड। मैंने कुछ नहीं किया, मैं नोटबुक LM में जो सारे डॉक्यूमेंट्स थे मैंने उसमें पूछा, तो सिर्फ आपको रटा रटाया आंसर नहीं देता। मैंने पूछा कि द क्लाइंट इज आस्किंग मी फॉर चेंज इन दिस क्लॉज, गिव मी 2 रीजंस, आई एम ऑन अ लाइव कॉल विद हिम टू पुश हिम बैक। और उसने जो 2 बढ़िया रीजंस दिए, मैंने उसको बोला और उसने बोला नहीं आपकी बात तो सही है। वाह। तो आई यूज अ 30 सेकंड विंडो, 30 सेकंड या 20 सेकंड जो भी लगा होगा, मैंने लाइव यूज करके कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएट किया। उसने बोला बात सही है, कॉन्ट्रैक्ट क्लोज हुआ, मेरी मैनेजर खुश, मैं खुश। तो आप ऐसे बहुत सारे यूज केसेस हैं। एक अभी मैंने क्या किया, मुझे गूगल में करीब 11-12 साल हो गए। मेरे जितने परफॉर्मेंस रिव्यूज थे, जितने मैंने लॉन्चेस, जितने प्रोजेक्ट्स पर काम किया, सबको डंप बना के एक नोटबुक LM में डाल दिया। और फिर मैंने बोला कि आप मेरी एक लिस्ट ऑफ प्रोजेक्ट्स बताओ और किसमें मैंने क्या काम किया। तो मैंने देखा इतने, आप जब एक कंपनी में ज्यादा लंबा टाइम रह जाते हो तो बहुत छोटी छोटी बातें आप भूल जाते हो। तो मैंने बोला अरे मैंने मैंने अर्थक्वेक पे काम किया है, मैंने रेलवे वाईफाई पे काम किया था लोगों को प्लेबुक्स पहुंचाने में। तो आप बहुत सारी छोटी छोटी चीजें भूल जाते हो, उससे आप रेज्यूमे बना सकते हो। एक मेरा फ्रेंड है, ही इज हायरिंग, BHU का है, केमिकल इंजीनियर है, 1 साल सीनियर मुझसे। ही वॉज हायरिंग फॉर अ लॉट ऑफ कैंडिडेट्स फॉर सम रोल। उसने जॉब डिस्क्रिप्शन अपलोड किया, 40 रेज्यूमे अपलोड किए
और अब पूछा कि दिस इज द जॉब डिस्क्रिप्शन, बेस्ट मैच बताओ। बेस्ट मैच बताइए, बेस्ट मैच फॉर दिस क्वालिटी, बेस्ट मैच फॉर दिस क्वालिटी, और जो 3 कैंडिडेट आप बता रहे हो उनके प्रोज एंड कॉन्स भी बताइए। क्या बात। उसके पास 5 मिनट में ये पूरा आ गया फिल्टरिंग का सिस्टम। अब और उसके फिर आप सवाल भी पूछ सकते हो। तो इसलिए कि ये जो मेरा पूरा प्रोसेस 2-4 हफ्ते महीनों का होता, वो 10 मिनट का काम हो गया आज की डेट में। तो इट इज ब्रिंगिंग दैट काइंड ऑफ एफिशिएंसी इनटू दिस। तो नोटबुक एलएमएस है और बहुत टूल्स है इसमें। नहीं, देन 2 क्वेश्चंस, 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव। पहले पॉजिटिव लेते हैं कि अजय शर्मा की प्रोडक्टिविटी, आपकी प्रोडक्टिविटी जिसको हम उत्पादकता बोलते हैं, बढ़ती है। ठीक है। दूसरा, जो चीज मैं किसी से काम करवाता 8-10 घंटे लगते, आपने जैसे बोला 20 मिनट 20 सेकंड में हो गया, आधे घंटे में हो गया, तो अच्छे लोगों की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। लेकिन एट द सेम टाइम जॉब्स का क्या होगा, उसकी कंसर्न है। वो तो आपने देखा है कि मैंने भी कई वीडियोस में बात करी है इसकी कि देयर इज अ रिस्क टू जॉब्स। सेकेंड इज, 2 तरह के जॉब हैं। एक है सुपरवाइजरी जॉब, जिसको बहुत एक्सपीरियंस है, उसको एआई की जरूरत नहीं है, लेकिन उसकी तनख्वाह लेते हैं 50 लाख रुपए। क्या मैं एक 20 लाख वाले इंसान को हायर कर सकता हूं, जिसको मैं एक एआई एजेंट दे सकता हूं, जो इसको रिप्लेस कर सकता है? व्हाट इज योर थॉट? माई थॉट इज कि हर इंसान हर लेवल पे बहुत जल्द एआई यूज करेगा। सो ओवरऑल प्रोडक्टिविटी ऑफ एवरीथिंग विल गो अप। ठीक है कि कंप्यूटर के आने से ये नहीं हुआ था, मतलब ऑफकोर्स जॉब्स की कुछ चीजें चेंज होंगी और कुछ टाइम लगेगा लोगों को सीखने में, बट अगर आप जब यूज करना देखोगे अलग लेवल, मैं यूज करता हूँ, मेरी वाइफ यूज करती हैं, मैंने अपने पापा को भी सिखाया, उनका यूज केसेस अलग है, सबकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। तो आई थिंक जो अपॉर्चुनिटीज ओपन अप होंगी विल बी फार मोर देन ये जो कंसर्न्स आपके हैं। दैट इज एटलीस्ट माई व्यू, क्योंकि ओवरऑल सिस्टम में बहुत एफिशिएंसी आएगी। जब एफिशिएंसी आएगी तो लोगों के पास थोड़ा टाइम आएगा, फिर क्वेश्चंस भी होंगे और लोग पीपल विल फाइंड वेज टू क्रिएट वैल्यू। तो थोड़ा सा पुश आएगा, लेकिन इसकी आई थिंक इफ दे स्टार्ट यूजिंग इट इन देयर ओन थॉट प्रोसेस, इन देयर ओन इम्प्लीमेंटेशन, दे विल गेट फार मोर डन। सो मेरा व्यू है कि आई थिंक एटलीस्ट शॉर्ट मिड टर्म में तो यू कैन सी लॉट ऑफ people adopting it, and overall productivity across at a macro level going up. Minor changes of course can happen. एक मेरी हाइपोथेसिस है, एक्चुअली आई डोंट हैव आंसर्स, अभी सिर्फ सवाल हैं कि इंडियन आईटी सर्विसेज लेते हैं, कुछ 50 लाख लोगों को एम्प्लॉय करते हैं, 250 बिलियन की रेवेन्यू है, 125 बिलियन की वेजेस हैं। उस पर तो मेरा एक ही सवाल था कि अगर एक्स एक्सिस इज टोटल रेवेन्यू ऑफ द इंडस्ट्री, ग्रोइंग, रिमेन्स फ्लैट और डिक्लाइन, एंड वाई एक्सिस इज टोटल वेजेस, ग्रो, फ्लैट और डिक्लाइन, ये 9 बॉक्सेस बनते हैं। कौन सा बॉक्स अगले 20-30 साल रहेगा? पिछले 30 साल तो दोनों ग्रो कर रहे थे। अ लॉट ऑफ दीज कंपनीज आफ्टर ऑल ये कोड लिखती हैं, कोड टेस्ट करती हैं, कोड मेंटेन करती हैं। मेरी अभी हाइपोथेसिस है कि लोगों की जरूरत इतनी कम पड़ेगी बिकॉज ऑफ एआई। आपका क्या थॉट प्रोसेस है? एक तो आई एम नॉट एन एक्सपर्ट इन दिस फील्ड, बट मेरा जो व्यू है कि विथ न्यू टेक्नोलॉजीज विल कम न्यू नीड्स एंड न्यू डिमांड्स। आज अगर आप जो नोट टेकिंग ऐप यूज करते हो, आप शायद नोशन यूज करो, गूगल डॉक्स यूज करो, कुछ और यूज करो, एक जनरल टूल है। मुझे कभी लगता है मेरे लिए एक पर्सनल टूल होता तो बड़ा अच्छा होता। तो धीरे धीरे ना, जैसे लोगों का टाइम इंक्रीज हो रहा है डिजिटली, तो आज की डेट में अगर आप देखोगे कि ऑन एवरेज एक आदमी 4.5 घंटे फोन पे, 4 से 4.5 घंटे फोन पे बिताता है ऑन एवरेज, एंड दिस इज कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग। फिर उस स्क्रीन पे 2 घंटे बिताता है, चाहे टीवी हो चाहे कंप्यूटर स्क्रीन हो। ओवरऑल डिजिटल अडॉप्शन इज ग्रोइंग। इसमें लोगों के अब नई नई नीड्स आएंगी। आई थिंक द चैलेंज इज नॉट कि क्या होगा, चैलेंज इज कि वी कैन नॉट थिंक ऑफ द पॉसिबिलिटीज। अच्छा, जो जैसे वो फ्लड के एग्जाम्पल में बताया कि ये मतलब एआई क्या, आज की डेट में जब हमने फ्लड फोरकास्टिंग काम की, तो अब उस पर और काम हो रहा है कि अब हम गली गली में फ्लड कैसे फोरकास्ट करें, फोरकास्ट को यूज कैसे करें, उसके डिजास्टर प्लानिंग कैसे करें। सो इट विल ओपन अप एवेन्यूज दैट वी जस्ट कैन नॉट थिंक ऑफ, एंड दिस इज नेचुरल चैलेंज इन ऑल न्यू टेक्नोलॉजीज। आपको नहीं पता होता कहाँ पे यूज होगा। जैसे पॉडकास्टिंग वाज नॉट अ थिंग आज से 8-10 साल पहले। मुझसे पूछता कि 10 साल पहले अजय तुम यूट्यूब में पॉडकास्ट बना रहे हो, मैंने पागल हो गया। तो बट इट्स अ बिग इंडस्ट्री। बट देन टेल मी, जो आपने कहा कि बाढ़ भी आप एकदम लोकल लेवल पे प्रेडिक्शन करोगे, अभी जो लैंग्वेज मॉडल बन रहे हैं बहुत जर्नलिस्टिक बन रहे हैं। डू यू थिंक इट गोज फ्रॉम अ जनरल मॉडल की एवरीथिंग टू डू विथ हेल्थ केयर
to a specific two doctors, let's say, then to say orthopedics, then say XYZ डॉक्टर इन कलकत्ता ऑर्थोपेडिक, क्या मॉडल्स भी उस तरह इवॉल्व करेंगे कि एकदम लोकलाइज स्मॉल लैंग्वेज मॉडल फॉर हिज डेटा सेट? करेक्ट, आपने बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट पे टच किया है। अभी सबको एआई समझ में आता है चैटबॉट। यस, ये इतना नैरो व्यू है एआई का, क्योंकि एआई है, इसमें जनरेटिव एआई एक बहुत छोटा सेगमेंट है जिसमें आप कंटेंट जनरेट करते हो, चाहे वो टेक्स्ट हो, चाहे इमेज हो, चाहे वीडियो हो। इसके अलावा एआई डोमेन से बहुत काम हो रहा है, जैसे क्लाइमेट में मैंने फ्लड्स बताया, ऐसा काम वेदर पे हो रहा है, हेल्थ पे बहुत सालों से काम हो रहा है। और एक्चुअली अगर आप देखोगे यूज केसेस, हेल्थ, एजुकेशन और क्लाइमेट, 3 एरियाज हैं जहां मुझे लगता है एआई से बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा। तो धीरे धीरे वर्टिकलाइज होंगी और ऑलरेडी हो रही हैं। तो आई थिंक बैकएंड में अगर आप सारा काम देखोगे, बड़ी कंपनियां, छोटी कंपनियां आर डूइंग डोमेन स्पेसिफिक इंटेलिजेंस बिल्डिंग, कि उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें। चाहे अगेन आई एम गिविंग गूगल एग्जांपल्स बिकॉज आई एम मोर फेमिलियर, जैसे डायबिटिक रेटिनोपैथी एक बहुत बड़ा इशू है, ये गूगल 8 साल से सॉल्व कर रहा है शंकर नेत्रालय के साथ, कि इमेज को आप कैसे समझ सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर की कितने इमेजेस आप एक बार में देख सकते हो, डिटेक्ट करो किसको ऑपरेशन करना है, किसको नहीं करना है, इसमें टाइम जाता है। तो ये जो ब्लॉकेजेस हैं सिस्टम में, आज भी अगर आप एम्स के बाहर जाओगे तो आपको पता है क्या हालत है, या कोई भी हॉस्पिटल में जाओगे तो ये चीज़ों में बहुत इंप्रूवमेंट आएगा। लोग आजकल अभी के जो जेनरिक मॉडल्स है उसी में अपना ब्लड रिपोर्ट और क्या क्या अपलोड करके पूछते हैं। उसमें आप देखोगे सोशल मीडिया में लोगों ने बताया, इवन दो आई थिंक लाइक यू हैव टू बी कॉशियस अबाउट जनरल टूल्स फॉर स्पेशली फॉर हेल्थ केयर, बट पीपल आर गेटिंग थिंग्स जो आपका एक नॉर्मल डॉक्टर छोटे शहर में उसके पास वो स्किल नहीं है। नाउ यू इवन द जनरल मॉडल इज माइट नॉट बी द बेस्ट डॉक्टर, इज बट बेटर देन मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स। और फिर जैसे जैसे डोमेन एक्सपर्टीज बनेगा, तो जैसे डेमिस हासाबिस जो डीप माइंड के फाउंडर है, उनको जो नोबेल मिला है वो अल्फा फोल्ड के लिए मिला है, प्रोटीन। वो प्रॉब्लम गजब काम किया। एक प्रोटीन को समझने में लोग पीएचडी निकाल देते थे। नहीं, मैं बताता हूँ ना, बिकॉज शालिनी मेरी वाइफ, तुम तो जानते हो, पीएचडी है। मैं शालिनी से बात कर रहा था, शी सेड कि एक प्रोटीन का डिस्क्रिप्शन और वो उसका एनालिसिस करने के लिए उसके जैसे 5 पीएचडीज को आई थिंक 5 साल लगेगा। इट मीन्स 25 पीएचडी ईयर्स ऑफ समवन लाइक शालिनी, माय वाइफ। तो आप इमेजिन करो, अगर 2 करोड़ प्रोटीन को आपको करना है, ठीक है, 50 करोड़ साल चाहिए पीएचडी। इस युग में नहीं हो पाएगा, 10 युगों में ना हो पाए। गूगल ने क्या किया, आपके डीप माइंड, इन्होंने जो नोबेल लॉरिएट है हासाबिस, 2 करोड़ प्रोटीन की एनालिसिस इनके एआई ने कर दी है। और दूसरी चीज उन्होंने क्या की ना, पब्लिक डोमेन में डाल दिया है कि जिसको रिसर्च करनी है आप करिए, आप दवाइयां बनाइए, सब बनाइए। करेक्ट। 50 करोड़ पीएचडी ईयर्स, करेक्ट, बिकॉज ऑफ वन। तो इसकी इंप्लीकेशन तो बहुत ही अच्छे हैं। तो अगेन, सो हेल्थ केयर, एजुकेशन, क्लाइमेट में बहुत अच्छा काम होगा। दिस इज माई बिलीफ। कंपनीज कस्टमर सर्विस में बहुत इन्वेस्ट करेंगी, क्योंकि ये बहुत बड़ा, एज अ सीईओ आपका सबसे बड़ा बॉटलनेक रहता है कि मैं कितने कस्टमर सर्विस में लोगों को लगाऊं, मुझे एट्रीब्यूशन नहीं हो पाता कि मेरी कंपनी का टॉप लाइन और नीचे का ये जो कॉस्ट है। तो ये सब प्रॉब्लम सॉल्व होंगी। कंपनीज एआई यूज करके पर एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकती हैं। तो ये 2-3 चीजें अभी बहुत प्रोडक्टिविटी लाएंगी पर्सनल लेवल पे। तो मैं तो लोगों को बोलता हूँ कि यूज ऑन अ रेगुलर बेसिस, बिकॉज थोड़ा सा टाइम भी लगता है। लोगों को लगता है बस मैंने एक सवाल पूछा, शायद जवाब अच्छा नहीं है तो ये अच्छा नहीं है, या बहुत लोग ओवर जनरलाइज करते हैं कि ये तो बस एक नेक्स्ट प्रेडिक्शन टूल है। बट अगर आप एआई थोड़ा सा सही से यूज करो, प्रॉम्प्ट सही से करो, ये जो प्रॉम्प्टिंग की जो चीज़ है इसका भी जन्म इसलिए हुआ क्योंकि जो मैंने आपको ट्रांसफॉर्मर मॉडल समझाया था कि बच्चा बहुत किताबें पढ़ रहा है, मोटा मोटी समझ रहा है इंपॉर्टेंट चीज़ों में, पर वो फोकस नहीं कर पाता। उसको ज्ञान सब है पर उसका फोकस नहीं है। जब आप प्रॉम्प्ट करते हो तो वो अपना फोकस ला पाता है। ये देखना है। और प्रॉम्प्ट का एक स्ट्रक्चर होता है। अच्छा, जनरली अच्छा। 3-4 पॉइंट्स होते हैं उसमें। पहले तो आप अगर प्रॉम्प्ट को बताओ कि तुम कौन हो, कि यू आर एन एक्सपर्ट इन फाइनेंस। फिर आप कॉन्टेक्स्ट दो कि मैं 35 साल का हूं, मुझे लाइफ की प्लानिंग करनी है, रिटायरमेंट प्लानिंग, कितना पैसा चाहिए, मैं सोच रहा हूं, मैं ये जॉब करता हूं, ये मेरी सैलरी। तो आपने कॉन्टेक्स्ट दिया। फिर आप अपना प्रॉब्लम स्टेटमेंट बताओ कि मुझे बताओ कि अगर मुझे 40 साल में रिटायर होना है तो क्या करना है, मुझे क्या करना है। और फिर उसको एग्जाम्पल दो कि मुझे आउटपुट कैसा चाहिए, कि मुझे गिव मी ओनली 3 बुलेट पॉइंट्स, 5 बुलेट पॉइंट्स, गिव मी अ फुल फाइनेंशियल एनालिसिस, बिल्ड मी अ मॉडल। तो ये 4 कंपोनेंट्स हैं मेक अ गुड प्रॉम्प्ट, और ये लोग अभी नहीं करते। तो अच्छा, ये तो मैं भी नहीं करता हूँ।
तो बट ये करें तो इससे आपको आउटपुट Interesting. क्वालिटी में जो इम्प्रूवमेंट आएगा, तो आई थिंक डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ प्रॉम्प्टिंग. नहीं, आपने जो 4 चीजें बोली मैं बताता हूँ. द फर्स्ट 3 आई डू, बट इवन की आउटपुट मुझे क्या चाहिए उसमें भी आप उससे स्पेसिफिक बोल रहे हो कि मुझे ये आई कीप इट ओपन एंडेड. See, all of these are optional. Yes, tell him कि मेरे को सिर्फ मेरे पास टाइम नहीं है, 3 पॉइंट में जवाब दो. अच्छा. या मेरे पास बहुत टाइम है, मैं डीप रिसर्च कर रहा हूँ, मुझे पूरा सोच बताओ, के बताओ. पूरा प्रोज बताओ, कॉन्स बताओ, उसको फैक्ट चेक करो. तो आपको बताना पड़ेगा उसको. तो इट इज ट्रूली एन असिस्टेंट, वेरी स्मार्ट असिस्टेंट, बट यू हैव टू गिव सम इंस्ट्रक्शंस. तो अभिषेक, अब ये बताओ कि अभी आपने कहा कि आप जब काम करने जा रहे हो सुबह या ट्रैवल कर रहे हो या फ्लाइट के पहले आप बात करते हो, राइट? मैं तो ये देख चुका हूं. क्या करते हो समझाओ. मतलब अब मुझे जो सवाल आता है, मैं उसका, सो ऑल ऑफ दीज टूल्स हैव नाउ हैव अ इंटरेक्टिव मोड. यस. सो यू कैन टॉक टू इट एंड इट अंडरस्टैंड्स. वो पहले जैसा नहीं रहा कि ट्रांसक्राइब होगा, ट्रांसक्रिप्शन उधर जाएगा, शायद बैकएंड में होता हो, बट आप बात करो, वो आपको जवाब देता है. उसको पूरा कॉन्टेक्स्ट उस कन्वर्सेशन का भी है, और अगर आपने वहां से लॉग इन करके आपने काफ़ी बातें की तो उसको कॉन्टेक्स्ट. तो जैसे आज एआई की बातें चल रही थी, तो मैं बीच बीच पूछता रहता था कि ये जो मेरा एनालिसिस है, कि मैं आपको अगर एग्जांपल दूं, हाँ, जैसे मैं अभी जेमिनी में जाता हूं, ठीक है. तो मैं कि हेलो, आई एम थिंकिंग अबाउट सिंप्लीफाइंग एआई फॉर मोस्ट पीपल. डू यू थिंक इट्स ओके टू से दैट द होल गोल ऑफ फाइंडिंग और ऑप्टिमाइजिंग न्यूरल नेटवर्क्स इज जस्ट टू फाइंड द वेट्स, एंड कैन यू एक्सप्लेन मी कि वेट क्या होता है, कि मैंने हिंदी में, और ये कैसे फाइंड आउट किया जाता है, और मुझे सिंपल तरीके से आप समझाओ. हाँ, ये कहना सही है कि न्यूरल नेटवर्क को ऑप्टिमाइज करने का मुख्य लक्ष्य वेट्स को ढूंढना होता है. वेट्स अनिवार्य रूप से वे संख्या Actually, हैं जो ये निर्धारित. कैन यू टॉक टू मी इन इंग्लिश? Sure. So the weights in a neural network are basically numbers that determine how important each connection is. Think of it like knobs that you can turn to fine-tune the network's output. During training, the network adjusts these weights Okay, thank to you so minimize much. errors and improve accuracy. और इस तरह के और भी टूल्स हैं, मैं आपको दिखाऊंगा. लैंग्वेज जो हो गया है, लैंग्वेज इज ऑलमोस्ट अ सॉल्व प्रॉब्लम. जैसे But see, if you solve language, don't you solve everything? What is language? Language ultimately क्या है? It is predicting the next word. If I Yes and just no. break it down to, Correct. नहीं, see, there's no perfect answer to this. यस, ठीक है, कि मेरा अगला वर्ड क्या क्या होगा, होगा? चाहे वो अल्फा फोल्ड को मैं प्रोटीन एनालाइज कर रहा हूँ, एसीडी है या जो भी है. एक एक स्टेप कर. अगर पेंटिंग है कि अगला पिक्सल क्या होगा, लाल होगा, हरा होगा, काला होगा. अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं, मेरा अगला शब्द क्या होगा. अल्टीमेटली यू आर प्रेडिक्टिंग द नेक्स्ट वर्ड इन अ लैंग्वेज. करेक्ट. इज दैट द कोर ऑफ एआई? नहीं नहीं, ये तो बहुत, एक तो आप जो बात कर रहे हो वो सिर्फ, सी, नेक्स्ट वर्क प्रेडिक्ट करने के लिए भी आपको बहुत कॉन्टेक्स्ट चाहिए. यस. सो ऑफ कोर्स आप कोई भी चीज बोलते हो तो शब्द बाय शब्द ही बोलते हो. तो किसी को कह देना कि बहुत इंटेलिजेंट पर्सन है बट ही ओनली स्पीक्स वन वर्ड एट अ टाइम, क्योंकि वो तो कम्युनिकेशन का स्ट्रक्चर ही वही है. तो बट इट हैज अ लॉट ऑफ, तो आई थिंक इट्स ओवर सिंप्लीफिकेशन की नेक्स्ट वर्ड. हाँ, बट वो दैट इज हाउ इट वर्क्स. It becomes a painting. It बट becomes a इट आल्सो हैज अ protein. फुल ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट व्हिच इट शोज वन वर्ड बाय वर्ड बेसिकली. तो ये वैसे होता है. देखो, ये जो हुआ ना, वन यूज आई सी फॉर एआई क्लियरली, विच आई हैव टॉक्ड अबाउट इन द पास्ट, इज मेरी जो छोटी बिटिया है, शी हैज स्पेशल नीड्स इश्यूज, बोल नहीं पाती है, ब्लैबर करती है. लेकिन एक चीज मुझे बहुत क्लैरिटी है, जो मेरी बड़ी बिटिया जो कोशिश कर रही है एक स्मॉल लैंग्वेज मॉडल बनाऊं उसके लिए, वाह. कि वो जो ब्लैबर करती है, अगर वो कू बोल रही है ना, 90% ऑफ टाइम मुझे कू बोलती है, उसका मतलब है स्कूल. इट्स नॉट कूल. वेरी इंटरेस्टिंग. सो इफ आई कैन गिव इनफ डेटा ऑफ माई ओन डॉटर, जो मैंने बोला ना, एक स्पेशल अगर लैंग्वेज मॉडल उसका बनाऊं, कि वो जो ब्लैबर भी कर रही है, अगर उसमें पैटर्न अगर आपके एआई ने ढूंढ लिया, करेक्ट, तो शी विल बी एबल टू कम्युनिकेट टू द वर्ल्ड कि मैं एक ऐसी डिवाइस लगा दिया, वो अगर कू बोल रही है कि आई कू, यानी मैं स्कूल जाना चाहती हूँ. करेक्ट. आई सी दोज यूजर्स ऑल्सो ऑफ एआई, जो आई कैन सी कि मेरी बिटिया के लिए कितना यूजफुल हो सकता है. और जो मैंगो टाउन सेंटर भी चला रहे हैं ना इंडिया में, जयपुर में, वहाँ ऐसे बच्चे हम इतने सारे देखते हैं. आई कैन क्लियरली सी कि कितना फायदा हो सकता है इवन स्पेशल नीड्स बच्चों को इन कम्युनिकेशन. करेक्ट. नो, यू एब्सोल्युटली राइट. और ये वाले जो प्रॉब्लम्स हैं, ये अब
पॉसिबल हैं जो पहले सॉल्व करना नहीं पॉसिबल नहीं possible थे। थे। तो इसलिए जो आप कह रहे थे कि लोग क्या करेंगे जब टाइम बचेगा, ये करेंगे। नहीं, आई एम तो वेरी वेरी कीन, मैं सच बोल रहा हूँ, टू डेवलप समथिंग फॉर स्पेशली माई बड़ी बेटी जो अब यूएस पढ़ने भी जा रही है, उसका तो एक प्रोजेक्ट ही यही है कि ये प्रॉब्लम मिल के मुझे सॉल्व करना बहुत है। बहुत इंटरेस्टिंग। और ये मतलब मैं भी, माय सन इज 4 years old, तो अभी 6 महीने पहले जब मैं वॉइस टेस्टिंग शुरू किया था तो मैं रात को उसको कहानी सुनाता हूँ। कितने बार आप बहुत थके होते हो, आप आइडियाज़ खत्म हो चुके होते हो, उसको पापा और कहानी चाहिए और कहानी। अब मैंने उसको हाथी घोड़ा बहुत कहानियाँ सुना दी, अब मुझे चाहिए। मैं ये ऑन करता हूँ और मैं अब उसको भी सिस्टम में समझ में गया कि बच्चा 4 साल का है और वो कहानियाँ जनरेट करता रहता है। तो आप जैसे, मैं आपको दिखाऊं कि मुझे एक 4 साल के बच्चे के लिए एक इंटरेस्टिंग कहानी बताओ जहां वो मैक्रिची पार्क जाता है और बंदर देख के आता है। बिल्कुल, एक दिन की बात है। 4 साल का आरव अपने माता नहीं पिता नहीं, के साथ सुनो अकेले- सुनो, बहुत धीरे से बताओ क्योंकि मेरा बच्चा सोने वाला है, तो सॉफ्ट लैंग्वेज में स्लोली बात करो। बिल्कुल धीरे धीरे सुनाता हूँ। एक दिन की बात है, 4 साल का आरव अपने मम्मी पापा के साथ कितना मकेरिची सूदिंग है पार्क ये। गया। पक्षी थे। आरव ने इसमें आपको भी नींद आई, हल्की मुझे भी नींद आई। तो ये पॉसिबल है। आप लैंग्वेजेस जो पहले पॉसिबल नहीं थे, मैं आपसे हिंदी में बात करूंगा, आप मुझे संस्कृत में जवाब दें। अहम तव प्रश्नानाम उत्तरं संस्कृतेन दास्यामि। कृपया प्रश्नं पृच्छ। কি তুমি বাংলাও বুঝতে পারো? আমি তো বাংলায় কথা বলছি। अहम संस्कृते उत्तरं दास्यामि, किन्तु यदि तव प्रश्नं बांग्लाय अस्ति तर्हि तव साहाय्याय अहं प्रयत्नं करिष्यामि। তো ঠিক আমাকে তুমি বাংলায় উত্তর দাও। হ্যাঁ, আমি বাংলায় उत्तर देब। আপনি আপনার प्रश्न করুন। तो आप ये जो पॉसिबिलिटीज 6 महीने साल भर पहले, आप इतना नेचुरल बातें कर सकते हो। इसलिए मैं जो कह रहा हूँ लर्निंग में, मतलब आप इतने, आपको जो मन में हो आप पूछो। बच्चों को शर्म आती है क्लास में टीचर से 50 सवाल पूछने में, टीचरों को इनसिक्योरिटी होती है या टाइम नहीं होता है। तो लर्निंग का जो कर्व होने वाला है इज गोइंग टू बी ह्यूज। मतलब मुझे भी बहुत सारी चीज़ें नहीं समझ में आती है, पूछता हूँ, बेशर्मी से पूछता हूँ। ये दूसरी चीज़ कि आप पूछो। और अभी इस पर बहुत रिसर्च आ रहा है, अर्ली रिसर्च, कि जो बच्चे एआई यूज़ कर रहे हैं पढ़ने में, उनका जो ग्रोथ हो रहा है इज़ फेनोमिनल, क्योंकि खुल के सवाल पूछ रहे हैं और सवाल आपके कॉन्टेक्स्ट में वो बता रहा है आंसर। तो एजुकेशन विल बी अ ह्यूज यूज केस। और स्टूडेंट्स आर एक्चुअली अर्ली अडॉप्टर्स और ऑल टेक्नोलॉजी। तो आप मोस्ट यूज केसेस आप देखोगे या इनमें जो सर्चेस हो रहे हैं, अधिकतर स्टूडेंट्स ही कर रहे हैं एक्चुअली। तो नई जो दुनिया आ रही है उसमें जवाब सारे हैं, जवाब बहुत सारे हैं, अच्छे सवाल चाहिए, अच्छे सवाल चाहिए, यानी क्यूरियोसिटी चाहिए। करेक्ट। क्या बात है अभिषेक, मजा आ गया। थैंक यू वेरी वेरी मच। बहुत सारे पॉडकास्ट तुम्हारे साथ तुम्हें और करने वाले हैं। नहीं, आई होप यू एंजॉयड इट एंड देन आई होप एवरीबडी स्टार्ट्स यूजिंग एआई मोर एंड मोर इन डिफरेंट वेज। तो आई थिंक आप पीछे मत रह जाओ, एआई को मत छोड़ो। नहीं, आई एम श्योर एटलीस्ट नोटबुक एलएम तो आप लोगों को ट्राई करना चाहिए। गूगल का बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, Correct. बहुत ही अच्छा है। माता पिता को गिरने से बचाए, आइडल वो साथी मदद पहुंचाए। प्यार है तो उनको बताओ, आइडल की सुरक्षा